लुओ की बुद्धिमत्ता मशहूर है, पर एक पेंच है। उसे शर्लॉक की प्रतिभा और मामूली 20 अंकों का EQ मिला है। उसका एक वाक्य ही किसी को भी चुप करा देता है। वह हमेशा तर्क संगत रूप से सही होता है, जिससे उससे बहस करना नामुमकिन हो जाता है। दूसरों के लिए तुम एक रहस्यमयी जीनियस हो, एक किताबी इंसान जिसे लोकप्रियता की परवाह नहीं। सिस्टम तुम्हें पढ़ने और बुनियादी चीजें सीखने को प्रेरित करता है ताकि फीचर्स अनलॉक हों, और अब तुम्हारे हाई IQ के फायदे दिखने लगे हैं। हाई स्कूल के दूसरे साल तक तुम नेशनल बोर्ड्स में छा गए। गणित, भौतिकी और रसायन में पहला स्थान, पूरी तरह क्लीन स्वीप। जिस दिन नतीजे घोषित हुए, टॉप 7 विश्वविद्यालयों के भर्तीकर्ता टूट पड़े। छात्र लो, अगर आप हमारे स्कूल को चुनते हैं तो हम आपको 8 लाख युआन की स्कॉलरशिप देंगे, यान यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ने सबसे पहले कहा। पीछे न छूटने के लिए जियांग यूनिवर्सिटी के भर्तीकर्ता ने भी अपनी बात रखी। लुओ, हमारे पास आओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारे माता पिता की नौकरी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई, हम ये सारी समस्याएं तुरंत खत्म कर सकते हैं। शुरुआत से ही यह पूरी तरह से एक होड़ बन गई थी। ये प्रतिष्ठित भर्तीकर्ता ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे किसी शोरगुल वाले सब्जी बाजार के दुकानदार हों, लेकिन आपने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। आप बस अपने बीजगणित की किताब को घूरते रहे जब तक कि आपने उसका आखिरी पन्ना भी पूरा नहीं कर लिया। फिर आखिरकार आपने बोलना शुरू किया। डिंग, टोपोलॉजी कार्यपूर्ण, इनाम EDA सॉफ्टवेयर तकनीक का पूरा सेट। यह चिप्स की जननी है, उच्च स्तरीय सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए आवश्यक मुख्य तकनीक और वर्तमान में उपलब्ध सबसे उन्नत संस्करण है। यह सोचते हुए आपके मन में एक योजना बनने लगी। आपके दिमाग में एक विचार आया, मुझे होशियार लोगों के बीच रहना पसंद है। मैं एक समस्या दूंगा, जो भी इसे हल करेगा मैं उसी के स्कूल को चुनूंगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आप इतनी साफ गोई से बात कर रहे हैं। भर्तीकर्ताओं के चेहरे तुरंत उतर गए। वे छात्रों का इंटरव्यू लेने के आदी थे, न कि किसी छात्र द्वारा खुद सवालों के घेरे में आ जाने के। यान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सू ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली। लुओ, अगर तुम्हें हमारे स्कूल के बारे में कोई सवाल है तो तुम हमसे सीधे पूछ सकते हो। उन्हें क्या पता था, उनका वह सामाजिक दांवपेंच आप पर बिल्कुल बेकार गया। आपने बस उनकी ओर देखा, सच में उलझन में पड़ गए। आपने प्रोफेसर सू को सपाट नजरों से देखा। क्या आपका स्कूल जवाब देने लायक नहीं है? जब आप खुद को सबसे बेहतर बताते हैं तो आपकी योग्यता परखना ही सही तरीका है। छात्रों को लेते समय आप भी टेस्ट लेते हैं, तो मेरी बारी आने पर फर्क क्यों? यह अकाट्य तर्क था। सभी प्रोफेसरों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। आखिरकार डोंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओयांग ने बोलना शुरू किया। इसे हल न कर पाने पर क्या हम फैकल्टी से पूछें? बिल्कुल, आपने कहा। शिक्षक का हार मानना बुरा नहीं है। यह सवाल प्रोफेसरों के लिए ही था। सुना है कुछ फैकल्टी सिर्फ नाम के हैं। मुझे स्कूल की असली ताकत देखनी है। आपकी दलील से भर्ती करने वाले निरुत्तर हो गए। जिस पल से वे आपके घर में दाखिल हुए, वे इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी ही थी। क्योंकि वे यहाँ आ ही गए थे तो आपकी चुनौती देख ही लेते। ठीक है, दिखाओ क्या है। प्रोफेसर सू ने बाकी लोगों की ओर देखा। प्रोफेसर जियांग आगे बढ़े, आत्मविश्वास से भरे हुए। आखिरकार उनकी स्नातक डिग्री गणित में थी। उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई में और भी गहराई से विशेषज्ञता हासिल की थी। आपने एक पेन और कागज उठाया। आपका हाथ इतनी तेजी से चला कि देखने में धुंधला लगने लगा। जैसे ही आपने सवाल लिखना खत्म किया, भर्तीकर्ताओं के आत्मविश्वासी चेहरे तुरंत ढह गए। अपनी पेशेवर गंभीरता के बावजूद वे लगभग गाली देने ही वाले थे। यह बीजगणितीय टोपोलॉजी थी। प्रोफेसर सू ने गहरी सांस ली और एकदम चुप हो गए। वह अचानक अपने स्नातक वर्षों में लौट गए, जब असंभव समीकरणों ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। उस सदमे को फिर से महसूस करते हुए भर्तीकर्ताओं ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत अपने फोन निकाले और तस्वीरें खींचने लगे। अब भारी तोपों को बुलाने का समय आ गया था। इन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक राक्षस छात्र की खबर फैलने लगी थी। प्रोफेसर सचमुच अपनी खुद की कक्षाएं छोड़कर आपका सवाल देखने आ रहे थे। कुछ ही पल बाद प्रोफेसर ओयांग दौड़ते हुए वापस आए। वह अपने फोन को जैसे जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए थे। वह पहले से ही दूसरी तरफ किसी से बातचीत कर रहे थे। प्रोफेसर, अब मैं आपको स्पीकर पर डाल रहा हूं। आगे बढ़िए। छात्र लुओ, आपने जो समस्या उठाई है उसके बारे में। सबसे पहले उत्तर ALQD टोपोलॉजी में संपीड़ित कॉम्पैक्ट है। उन्होंने विश्लेषण शुरू किया। जैसे ही आपने प्रोफेसर शीये की व्याख्या सुनी, आपके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीजगणितीय टोपोलॉजी, यह सबसे अमूर्त बीजगणितीय संरचनाओं और टोपोलॉजिकल स्थानों से संबंधित है। यह ठोस डेटा से अमूर्त सिद्धांत तक एक विशाल मानसिक छलांग की मांग करता है। ऐसी समस्या को हल करना शुरू करने के लिए भी आपको रैखिक बीजगणित, लीनियर अलजेब्रा और उससे आगे की महारत चाहिए। सेट थ्योरी और विश्लेषण एनालिसिस की बुनियाद के बिना आप सवाल को समझ भी नहीं सकते। क्या यही वजह थी कि आपने बीजगणितीय टोपोलॉजी को अपनी परीक्षा के रूप में चुना? क्योंकि यह अंतिम कसौटी है। यह किसी विश्वविद्यालय के गणित विभाग की असली गहराई को उजागर करता है। आप यहीं नहीं रुके। आपने प्रोफेसर शीये से और भी सवाल पूछते रहे। आपने बुद्धिमान संगणना, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग और उन्नत एल्गोरिदम की ओर रुख किया।
फिर आप सिस्टम ऑन चिप और ESIC डिजाइन पर आ गए। प्रोफेसर शे ने हर एक सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब दिया। आप खुद को उस व्यक्ति के प्रति बढ़ती हुई सम्मान की भावना से नहीं रोक पाए। गणित की समस्या हल करना यह साबित करता था कि वह प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपकी पूछताछ पर उनकी झुंझलाहट की कमी और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। वह धैर्यवान थे और उनका शोध क्षेत्र वही था जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मुख्य बात यह थी कि उनके मार्गदर्शन में आप अपने सिस्टम के इनाम पेश कर सकते थे। अगर खोजें उनकी लैब से आती तो लोग आपके नवाचारों को आसानी से अपना लेते। नफा नुकसान तौलकर आपको पता था कि क्या करना है। ठीक है, हमारी मूल सहमति के अनुसार मैं आपकी यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता दूंगा। मैं डोंग यूनिवर्सिटी की ओर झुक रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। आखिरकार आप बातचीत में जुड़ गए थे। प्रोफेसर ऊ यांग चकरा गए। वह खुशी और बढ़ते सिरदर्द का मिश्रण महसूस कर रहे थे। खुशी तो स्पष्ट थी, उनके स्कूल को अभी अभी एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा मिली थी, एक उच्चतम स्तर का जीनियस। लेकिन यह जीनियस उन सभी छात्रों से अलग था जिन्हें उन्होंने अब तक देखा था। अधिकांश बच्चे प्रोफेसरों के आसपास श्रद्धा या डर महसूस करते थे। लुओ में इसका एक कतरा भी नजर नहीं आता था। प्रोफेसर जियांग ने तुरंत बोलना शुरू किया। लुओ, तुम्हें जो भी चाहिए बस बताओ। एक बार जब मैं दाखिला ले लूंगा तो मेरे माता पिता और बहन अभी भी इस छोटे से शहर में रहेंगे, मुझसे बहुत दूर। मैं कितनी बार घर आकर उन्हें देख पाऊंगा। ओ यांग सर्दी और गर्मी की छुट्टियों के बारे में कहने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर वू के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी। रुको, अचानक उस आदमी को इतना आत्मविश्वास क्यों आ गया? ओ यांग का दिमाग तेजी से चलने लगा। पिछले 1 घंटे की घटनाएं दोहराने लगा। वो लगभग उसी समय लुओ के घर पहुंचे थे जब ओ यांग पहुंचे थे। अपनी प्रस्तुति के दौरान वू ने परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात कही थी। अब ओ यांग को वह बात याद आ गई। अब समझ में आ गया। तुम यात्रा के समय के बारे में नहीं पूछ रहे थे, तुम समाधान मांग रहे थे। ओ यांग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये तो बाल बाल बचा। तुम ये सबके सामने पूछ रहे थे ताकि तुलना कर सको। तुम देखना चाहते थे कि कौन सा स्कूल तुम्हारे परिवार के लिए बेहतर प्रस्ताव देगा। अगर उसकी पेशकश दूसरों से कम होती तो सौदा रद्द हो जाता। तुम अपना ध्यान यान या चिन्ह विश्वविद्यालय की ओर मोड़ लेते, जो गणित में थोड़े ही पीछे थे। लेकिन ओ यांग को एहसास हुआ कि तुम सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे थे, तुम पहले ही सबकी पेशकशें जुटा चुके थे। तुम उसे बराबरी या बेहतर ऑफर देने का मौका दे रहे थे। ओ यांग को एहसास हुआ कि तुम बिल्कुल भी घुमा फिराकर बात नहीं कर रहे थे। उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। तुम पहले ही डोंग विश्वविद्यालय को अपना मुख्य लक्ष्य चुन चुके थे। तुम बस उसे प्रतियोगिता के आधार पर शर्तें तय करने का मौका दे रहे थे। 100 योजनाएं भी तुम्हारी असली बुद्धिमत्ता को मात नहीं दे सकती थीं। ये सब कुछ कुचल देती थी। ओ यांग ने एक और बात नोटिस की। शुरुआत से अंत तक नियंत्रण तुम्हारे ही हाथ में था। चाहे ये भर्तीकर्ता तुम्हें कितना भी मनाने की कोशिश करें या तुम्हारी भावनाओं पर खेलें, तुम अडिग रहे। तुमने कभी अपने इरादे जाहिर नहीं किए क्योंकि तुम्हें ठीक ठीक पता था कि तुम्हें क्या चाहिए। उसे एहसास हुआ कि अगर वह तुम्हारे इशारे को नहीं समझ पाता तो तुम उस पर एक और शब्द भी बर्बाद नहीं करते। कोने में प्रोफेसर वू ने एक सहकर्मी से फुसफुसाते हुए कहा, ये बच्चा तो कुदरत का अजूबा है। एक ही वाक्य में उसने जानकारी इकट्ठा की, तुलनात्मक विश्लेषण किया और नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। वह एक साथ 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक रणनीतियां अपना रहा है। वह डरावनी हद तक होशियार है। उसका एक भी शब्द बेकार नहीं गया। अगर आप उसकी गति के साथ नहीं चल सकते तो सचमुच आप उसकी स्तर पर संवाद नहीं कर सकते। ये सब उसके परिवार ने नहीं सिखाया, उसने खुद सीखा है। उन्हें आह भरी, काश वह तुम्हें अपने पास रख पाते। ओ यांग अपनी तंद्रा से बाहर आया और जवाब तैयार करने के लिए हड़बड़ाने लगा। प्रवेश निदेशक ने उसे इस यात्रा के लिए पूरी जिम्मेदारी दी थी। उसे कहा गया था कि तुम्हें साइन कराने के लिए जो भी करना पड़े करे। अब उस शक्ति का इस्तेमाल करने का समय था। लो, फिक्र न करो, हम तुम्हारे परिवार को संभाल लेंगे। तुम्हारे माता पिता के रेस्टोरेंट के लिए कैंपस पास खाली दुकानें हैं। तुम्हारे माता पिता कैंपस के पास रेस्टोरेंट चला सकते हैं और तुम्हारी बहन का दाखिला भी हो सकता है। सब तुम पर है। दाखिला लेते ही हम तुम्हें अपने फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बैचलर, मास्टर और PhD सब एक साथ। पूरी ट्यूशन फीस माफ होगी, यह तो स्पष्ट ही है। विश्वविद्यालय तुरंत 5 लाख युआन का साइनिंग बोनस भी देगा। सभी वार्षिक छात्रवृत्तियां और अनुदान तुम्हारे लिए समर्पित स्टाफ द्वारा संभाले जाएंगे। तुम्हें कागजी कार्यवाही में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अगर बाद में तुम विदेश में पढ़ाई करना चाहो तो स्कूल राज्य से फंडिंग दिलवाएगा। सभी खर्चे विश्वविद्यालय द्वारा पूरी तरह से वहन किए जाएंगे। ओ यांग की बातों ने लाइव स्ट्रीम चैट में पूरी तरह से हलचल मचा दी। क्या तुमने सुना? पूरे परिवार का ध्यान रखा जा रहा है। जीनियस को मिलने वाली सुविधाएं तो कमाल की है। मैं सच में अभी जलन के आंसू रो रहा हूँ। लुओ सच में सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। मैं रो रहा हूँ। वह ठंडा नहीं है, वह बस कुशल है। वह सच में परवाह करता है। जब कोई उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति तुम्हारी देखभाल करने का फैसला करता है तो वह सही तरीके से करता है। असल सवाल तो ये है, और कौन इसके लायक है? सिर्फ साइन अप करने के लिए 5 लाख। इस रफ्तार से वह पढ़ाई करने स्कूल नहीं जा रहा, वह वहाँ अमीर बनने जा रहा है। हम पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, उसे तो बस वहाँ रहने के पैसे मिलते हैं। कमाल है। दर्शक हर सेकंड उसके प्रति और ज्यादा दीवाने होते जा रहे थे। स्कॉलर गॉड लुओ की कहानी और भी फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपको ओ यांग की व्यवस्थाएं स्वीकार्य लगीं। आपने कोई आपत्ति नहीं जताई।
इसके बजाय आपने आगे कहा, मेरा दूसरा सवाल है पूरे परिवार को शिफ्ट करना और उसके लिए पैसे मिलना। सिर्फ आप जैसे कोई ही ऐसा कर सकता है। चैट में सबका दिमाग उड़ गया था। जब सबने सुना कि दूसरा सवाल है तो हर कोई आगे झुक गया, आपकी अगली चाल का इंतजार करने लगा। प्रोफेसर ओयांग पूरी तरह मुस्कुरा रहे थे और शालीनता से पेश आ रहे थे। सच कहें तो अगर आपके पास 100 सवाल भी होते तो वे हर एक का जवाब देते। अगर मैं आग में नहीं चलूंगा तो कौन चलेगा? वह सोच रहे थे, खुद को शहीद समझते हुए। किसी जीनियस से निपटना थकाऊ था, लेकिन ओयांग के अनुभव ने उन्हें सब कुछ सहने की सलाह दी थी। उनका आंतरिक तनाव इस समय बुरी तरह उतार चढ़ाव कर रहा था, लेकिन जब तक वे आपको अपने साथ जोड़ लेते, उनकी परफॉर्मेंस बोनस और साल के अंत की पगार पक्की थी। अभी थोड़ी सी तकलीफ उठाना कोई बड़ी कीमत नहीं थी। उस बोनस के लिए कुछ भी किया जा सकता है। छात्र लोग कृपया आगे बढ़ें, चाहे जो भी सवाल हो मैं जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। पहली बार आपके भावहीन चेहरे पर सच्ची उत्सुकता की एक झलक दिखाई दी। जिस प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया था, क्या प्रोफेसर शिया मुझे पढ़ा सकते हैं? प्रोफेसर ओयांग ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन्होंने सोचा, बस इतना ही? आपको तो बस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग पढ़नी थी। मानक तो ऊंचे थे, लेकिन आपके जैसे किसी के लिए यह तो बच्चों का खेल था। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में प्रवेश करना, इंजीनियरिंग पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर ओयांग कुछ कह भी नहीं पाए थे कि तभी उनके फोन से एक आवाज गूंज उठी। वह प्रोफेसर शियाचिंग थे। उन्हें पूरी तरह से याद ही नहीं रहा था कि युवा मैडम अभी भी लाइन पर थीं। ओयांग तुरंत पछतावे से भर गए। ये किस तरह की मुसीबत थी? उन्हें पता था कि अब हालात बिगड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शियाचिंग खुद भी एक जीनियस थीं। जब वह डोंग यूनिवर्सिटी में शामिल हुई थीं, तब वह पूरे शहर का गर्व थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जीत की राह पर बिताई और 30 साल की उम्र में स्कूल की सबसे कम उम्र की पूर्ण प्रोफेसर बन गईं। जिन छात्रों को उन्होंने अपनी देखरेख में लिया, वे सभी बेमिसाल प्रतिभाशाली थे। उनके एक छात्र को, जब वह अभी ग्रेजुएट स्कूल में ही था, तकनीकी दिग्गज हुआजी की जीनियस प्रोग्राम से ऑफर मिला था। वह सालाना 8 लाख युआन की तनख्वाह पा रहे थे। यह डोंग यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र को स्नातक होने से पहले मिली अब तक की सबसे ऊंची शुरुआती सैलरी थी। खुद शियाचिंग एक किंवदंती थीं। हुआजी ने उन्हें बार बार अपना मुख्य तकनीकी सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। उन्हें बस अकादमिक शोध का शांत जीवन ज्यादा पसंद था। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और अभियांत्रिकी हमेशा से उनकी यूनिवर्सिटी का सबसे चमकदार क्षेत्र रहा है और शियाचिंग अपने लैब में किसे प्रवेश देना है, इस मामले में बेहद चयनशील मानी जाती थीं। अब जब उन्होंने फोन पर उसे साफ साफ मना कर दिया तो प्रोफेसर ओयांग का दिल बैठ गया। क्या तुम सब जीनियस इतने विद्रोही होते हो? उन्होंने सोचा। एक स्कूल की ताकत को परखता है और दूसरी अपने विभाग में रुचि दिखाते ही छात्र को ठुकरा देती है। ओयांग अब इस जिम्मेदारी को लेने का पछतावा करने लगे थे। जीनियस लोगों के इस ड्रामे का हम आम इंसानों से क्या लेना देना? हालांकि अन्य भर्तीकर्ता शियाचिंग की अस्वीकृति पर खुशी से झूम उठे। कोई बात नहीं, अगर प्रोफेसर शिया तुम्हें नहीं लेंगी तो हमारे स्कूल में भी टॉप टियर प्रोग्राम है। हमारे साथ जुड़ो। लुओ, हमारे सीनियर छात्र खुद तुम्हें कैंपस लाइफ में मार्गदर्शन देंगे। लुओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए और भी बेहतर प्रोफेसर ढूंढ देंगे। उन्हें इतनी बेशर्मी से छात्रों को लुभाते देख दर्शकों को एहसास हुआ कि भर्ती प्रक्रिया उतनी गरिमामयी नहीं है जितना वे सोचते थे। हम सोचते हैं कि विश्वविद्यालय की भर्ती बहुत उच्च स्तर की होती है, लेकिन असल में यह एक बेहद प्रतिस्पर्धी व्यापारिक युद्ध है। हाँ, ओयांग तो यहीं खड़े हैं। क्या वे वाकई इतने बेताब हैं? वह तो पागल ही हो जाएंगे। प्रतिभा की महान जंग अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। क्या हर प्रोफेसर इस लड़ाई के लिए अपने गुप्त हथियार निकालेंगे? वे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी भर्तीकर्ताओं को इतना काम करते नहीं देखा। नेटिजन इस अफरा तफरी को देखकर खूब मजे ले रहे थे, लेकिन प्रोफेसर ओयांग बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। कमबख्त, तुम लोग सच में मुझे गिरा हुआ देख और लात मार रहे हो। उसने अपने सहकर्मियों को कभी इतना बेशर्म होते नहीं देखा था, जो उसके सामने ही एक छात्र को लुभा रहे थे। व्यापार तो व्यापार है, लेकिन अब यह हद से ज्यादा हो रहा था। प्रोफेसर ओयांग जानते थे कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है और शियाचिंग को चेतावनी देनी है, वरना यह सुनहरा मौका उनके हाथ से फिसल जाएगा। प्रोफेसर शिया, हम अभी लाइव हैं और यहाँ बहुत सारे दूसरे भर्तीकर्ता भी खड़े हैं। वह असल में उन्हें यह बता रहे थे कि अगर उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया तो कोई और कर लेगा। लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। आप उलझन में थे। आपकी खुद की योग्यताएं और जो शर्तें आपने रखी थीं, वे बेहद प्रभावशाली थीं। इसी वजह से बाकी सभी भर्तीकर्ता आपकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गए थे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वह मुझे क्यों ठुकराएगी? आपने सोचा, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं छात्रों को पाठ तैयार करने के लिए कहता हूँ और उन्हें यादृच्छिक रूप से पढ़ाने के लिए बुलाता हूँ। ज्यादातर लोग इसे सहन नहीं कर पाते। वह जानती थी कि शीर्ष स्तर के छात्र अक्सर शांत और अंतर्मुखी होते हैं। शियाचिंग खुद भी ऐसी ही थीं, इसलिए वह इन खामियों को जानती थी, खासकर सामाजिक अलगाव को। चाहे वह शोध में हो या किसी भी पेशेवर कार्यस्थल में, यह एक बड़ी कमजोरी है।
आधुनिक समाज में सामाजिक रूप से अलग थलग रहना बहिष्कृत होने का कारण बनता है। शिया चिंग ने यह अपनी ही एक छात्रा के साथ होते देखा था, जिसे किसी कंपनी में शामिल होने के बाद तंग किया गया और अलग थलग कर दिया गया। वह छात्रा अंत में अवसादग्रस्त हो गई, अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौटकर खेती करने लगी। इस तरह का अनुभव एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभालना ही मुश्किल होता है। संवेदनशील प्रतिभा की तो बात ही छोड़िए, यह प्रतिभा की एक दुखद बर्बादी थी। इसी वजह से शिया चिंग ने अपनी शिक्षण पद्धति पूरी तरह बदल दी थी। वह चाहती थीं कि उनके छात्र ऐसे सामाजिक कौशल विकसित करें जिससे वे किसी भी नए माहौल में जल्दी घुल मिल सकें। वह इसे आत्मरक्षा का एक तरीका मानती थीं। प्रतिभाशाली लोग अक्सर अपने साथियों से छोटे होते हैं। अगर वह उन्हें दूसरों के साथ सामान्य रूप से संवाद करने की क्षमता विकसित करने में मदद नहीं करती, तो वे बस समाज से दूर अपने छोटे छोटे खोल में सिमटते चले जाते। वह नहीं चाहती थीं कि कोई और छात्र सामाजिक राजनीति की कठोर सच्चाइयों से उसी तरह टूट जाए जैसे कभी वह खुद हो गई थीं। विश्वविद्यालय केवल डिग्री हासिल करने की जगह नहीं है। यहीं पर आपके मूल्य और सामाजिक दृष्टिकोण बनते हैं और शिक्षकों को उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। जब शिया चिंग इन यादों में खोई हुई थीं, तब आपने उन्हें अपना जवाब दिया। तुम्हें एक बार में लगभग 30 लोगों का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने चेतावनी दी। शिया चिंग जिज्ञासु थीं। क्या सभी टॉप छात्र एक कोने में छुपकर अकेले पढ़ना पसंद नहीं करते? फिर मुझे डर क्यों लगेगा? अगर पढ़ाने से मुझे विषय में महारत हासिल होती है तो मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आपके लिए पढ़ाना खुद को बेहतर बनाने का एक और तरीका था। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप ठीक से नहीं पढ़ाते तो दूसरे छात्र आपकी आलोचना करेंगे। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? अक्सर जीनियस लोग सार्वजनिक आलोचना सहन नहीं कर पाते, लेकिन असली दुनिया में यही बार बार होता है। शिया चिंग ने अपने छात्रों में दबाव में भी सहनशीलता विकसित करने पर खास ध्यान दिया। अब वह सचमुच जिज्ञासु हो गई थी। आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैं इसे क्यों स्वीकार करूंगा? आपका जवाब सुनकर शिया चिंग को एक लहर सी निराशा महसूस हुई, जैसे कि वह सोच रही थीं कि आप भी एक और घमंडी जीनियस हैं। सबसे पहले मैं यह आंकूंगा कि आलोचना सही है या नहीं। अगर वह गलत है तो मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? प्रोफेसर शिया एकदम ठिठक गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक किशोर से इतनी तर्कसंगत सोच मिलेगी। आलोचना होने पर अक्सर लोग शर्मिंदा या गुस्सा होकर रक्षात्मक हो जाते हैं। बहुत कम लोग शांति से आलोचना को परख पाते हैं। सही है, लेकिन अगर आपका वरिष्ठ गलत तरीके से आलोचना करे और अपनी बात पर अड़ा रहे तो आप इस सवाल से सचमुच हैरान नजर आए। आपने कहा कि जब तक यह आपकी पढ़ाई या शोध में दखल नहीं देता तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। जीनियस लोगों पर हमेशा दूसरों को शक रहता है। आपने खुद भी एक सवाल के साथ बात जारी रखी। प्रोफेसर, क्या आप सच में अपना समय एक चहकती चिड़िया से बहस करने में बर्बाद करेंगी? आपको प्रोफेसर शिया के सवाल पूछने का तरीका बहुत अजीब लगा। आपकी माँ सुन श्यूलान ने आपकी सीधी बात सुनी और तुरंत आपको कोहनी मारी। प्रोफेसर से ऐसे बात मत करो, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। आपने बस बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों को यह बातचीत बेहद पसंद आ रही थी। विद्वान देवता सही हैं, अगर वे गलत हैं तो उसे क्यों स्वीकार करें? तो लुओं की नजर में आलोचक सिर्फ चहकती चिड़िया हैं। यह तो बहुत जबरदस्त है। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतनी साफगोई से बात करते सुना था। यह बेहद सीधा था। मुझे लगता है कि वे भर्तीकर्ता अभी खुद को चिड़िया जैसा महसूस कर रहे होंगे। यह तो बहुत मजेदार है। उन्हें चहकती चिड़िया कहना इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अपमान का स्तर तो ऐतिहासिक है। सोचता हूँ वह अपने भविष्य के बॉस के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वे सच में जिज्ञासु थे। अपने ऑफिस में प्रोफेसर शिया कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध बैठी रहीं। आखिरकार उन्हें पूरी तरह समझ आ गया कि वह किस तरह के व्यक्ति से सामना कर रही हैं। कुछ प्रतिभाएं बस अत्यधिक केंद्रित होती हैं। वे वही चीजें प्राथमिकता देते हैं जो मायने रखती हैं और बाकी फालतू शोर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इस स्तर की एकाग्रता उन्हें बाहरी ध्यान भटकाने या भावनात्मक चोट से अछूता बना देती है। ऐसे मामलों में वे थोड़े घमंडी भी लग सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। तुम होशियार और दूसरों की तरह अति संवेदनशील नहीं हो। तुम्हें पता है क्या महत्वपूर्ण है, भले ही तुम कभी कभी सीधे बोल देते हो। पर प्रोफेसर शिया का मानना था कि शिष्टाचार समय के साथ सीखा जा सकता है। सालों बाद जब प्रोफेसर शिया इस पल को याद करेंगी तो उन्हें एहसास होगा कि वह कितनी भोली थीं। शिया चिंग जानती थीं कि अब तुम्हें अंतिम जवाब देने का समय आ गया है। वर्तमान में लौटते हुए उन्होंने तुरंत कहा, लुओ यांग, मैं तुम्हारा इंतजार डोंग यूनिवर्सिटी में करूंगी। ये काम कर गया। प्रोफेसर शिया, मैं आपके शोध के बारे में और जानना चाहूंगा। तुमने उस निमंत्रण पर आम इंसान की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, तुम सीधे मुद्दे पर आ गए। तुम्हारा हिचकिचाना बेवजह नहीं था। आखिरकार प्रोफेसर शिया ने अभी अभी तुमसे एक ऐसा सवाल पूछा था जिसे तुमने काफी गैर बुद्धिमान माना था। तुम उसके बारे में संदेह करने लगे थे। तुम सोचने लगे कि क्या उसमें वाकई वह क्षमता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। शिया चिंग के नाराज होने के डर से प्रोफेसर उयांग बीच में कूद पड़े। प्रोफेसर शिया राष्ट्रीय स्तर की युवा प्रतिभा हैं। वह न्यूसॉफ्ट में जनरल चिप और बेसिक सॉफ्टवेयर रिसर्च सेंटर की निदेशक हैं। उनके एक पूर्व स्नातक छात्र को हुआजी जीनियस अवार्ड मिला था। उन्हें वहां तकनीकी सलाहकार बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने शोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। लुओ यांग,
तुम हुआ जी को जानते हो, है ना? हमारा उनके साथ गहरा साझेदारी संबंध है। अगर तुम बाद में वहां काम करना चाहो तो हम तुम्हारे लिए निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। नेटिजन्स हैरान रह गए। एक मजबूत अल्मा मेटर होना सब कुछ है। वे सचमुच तुम्हारे लिए रास्ता बना देते हैं। अब आखिरकार तुम्हारी रुचि जागी थी। तुम जानते थे कि हुआ जी देश का सबसे बड़ा सूचना अवसंरचना और स्मार्ट टर्मिनल प्रदाता है। वहां काम करना कई लोगों के लिए गर्व की बात थी। तुमने सोचा, अगर तुम अपनी तकनीक वहां ले जाओ तो कैसा रहेगा? वास्तव में हुआ जी ही एकमात्र कंपनी थी जो इसे व्यावसायिक रूप दे सकती थी। ठीक है, वही सही है। धन्यवाद प्रोफेसर ओयांग। प्रोफेसर शिया, मुझे कब ज्वाइन करना है? ये शब्द सुनकर ओयांग के सीने पर रखा भारी बोझ आखिरकार उतर गया। इस जीनियस को अपने साथ जोड़ना वाकई एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने एक तरफ हटकर स्याचिंग से चुपचाप पुष्टि की। इसके पहले कि वह कुछ कह पाते, प्रोफेसर शिया ने अचानक बोल दिया, उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आओ। फ्रेशमैन ईयर शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर वह अब आएगा तो अभी भी सब कुछ पकड़ सकता है। ओह, अब तुम्हें जल्दी है। ओयांग को स्याचिंग की अचानक आई ये जल्दी अंदर ही अंदर बहुत मजेदार लगी। उन्होंने कॉल खत्म की और फोन रख दिया। फिर वह वापस तुम्हारे पास आ गए। एक बार जब दाखिले की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो वह अपना सूटकेस लेकर आ गया। उसने एक लैपटॉप और एक पोर्टेबल प्रिंटर निकाला। क्लासिक ओयांग, तुम तो प्रिंटर भी साथ लाए हो? उनमें से एक ने मजाक किया। मैं स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स लाया हूँ, लेकिन अगर कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो, अगर कोई नया कंटेंट जोड़ना हो तो हम यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ओयांग की तैयारी वाकई बेहद पूरी थी। जब तुम आधिकारिक रूप से डोंग यूनिवर्सिटी से जुड़ गए तो बाकी रिक्रूटर्स का काम खत्म हो गया। वे तुरंत अपनी सामान्य मस्तमौला मुद्रा में लौट आए। वे भले ही प्रतिस्पर्धी हों, लेकिन आखिरकार वे सभी सिर्फ ऑफिस वर्कर ही थे। जैसे ही घड़ी रुकती है, सब बस आम इंसान ही रह जाते हैं, है ना? वे एक दूसरे से अक्सर मिलते थे और वास्तव में अच्छे संबंधों में थे। सभी का धन्यवाद, आपने मदद की। अगर आप लोग 1 सेकंड भी जल्दी होते तो मेरी किस्मत खराब हो जाती। आज रात का डिनर मेरी तरफ से है। बाकी रिक्रूटर्स खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार कर ली। यहाँ मौजूद सभी स्कूल शीर्ष स्तर के संस्थान थे। भले ही कुछ प्रोफेसर दूसरों से बेहतर थे, लेकिन ओयांग कभी भी यह बात जोर से नहीं कहता। वह हमेशा विनम्रता दिखाता था। इस तरह वह अपने पेशेवर संबंधों को बिना मनमुटाव बनाए रखता। आप उन्हें देख रहे थे। आपकी आंखें संकुचित थीं। प्रोफेसर ओयांग कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन चतुर सुनी शिवलान ने तुरंत विषय बदलकर उनकी बात काट दी। तुम डोंग यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम्हें क्या पैक करना है? मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुनी शिवलान तुम्हारी आदतों को जानती थी, तो फिर मैं अपने लिए, तुम्हारे पापा के लिए और लुओ जू के लिए पैक कर देती हूँ। ठीक है लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, अब मुझे पैकिंग करनी है, इसलिए मैं साइन ऑन कर रही हूँ। आप सबने देख लिया, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जा रहा है। मैं उसके साथ जा रही हूँ। पता नहीं आगे मैं कितना स्ट्रीम कर पाऊंगी। चैट में संदेशों की बाढ़ आ गई। आंटी, आप यूनिवर्सिटी से भी स्ट्रीम कर सकती हैं। हम स्कॉलर गॉड की प्रगति जानना चाहते हैं। इतने अद्भुत बेटे के लिए बधाई हो। रुको, मुझे अभी कुछ याद आया। क्या किसी बड़े आदमी ने नहीं कहा था कि अगर स्कॉलर गॉड ने साबित कर दिया कि उसे बीजगणित आती है तो वह रॉकेट्स भेजेगा? उसने साबित कर दिया। अब वादा निभाओ। इसे जीनियस के लिए बैक टू स्कूल गिफ्ट मान लो। आओ स्कॉलर गॉड को सही तरीके से विदा करें। उस एक बड़े खर्चीले दर्शक के नेतृत्व में स्क्रीन अचानक महंगे गिफ्ट एनिमेशन से भर गई। सन शिवलान ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उन्होंने जल्दी जल्दी सबका धन्यवाद किया और जितनी जल्दी हो सके स्ट्रीम बंद कर दी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिफ्ट्स कभी रुकेंगे ही नहीं। इसी बीच प्रोफेसर ओयांग ने समझौते की प्रिंटिंग पूरी कर ली थी। उन्होंने सबसे पहले दस्तावेज तुम्हारे पिता को सौंपे। इसे मेरे बेटे को दे दो। मुझे तो ये कानूनी शब्द समझ ही नहीं आते। ओयांग थोड़े झिझके। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि इस घर में असली फैसले कौन लेता है। उन्होंने दस्तावेज तुम्हें सौंप दिया। तुमने पन्नों को बिजली की गति से देखा, किसी भी गड़बड़ी की जांच की और आखिरकार अपना नाम साइन कर दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रोफेसर ओयांग अन्य भर्तीकर्ताओं के साथ जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने तुम्हारे पूरे परिवार को उनके साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद तुम्हारे परिवार को आपस में बहुत कुछ चर्चा करनी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया। ली होंग ने जब देखा कि अनुबंध आधिकारिक रूप से पूरा हो गया है, समझ लिया कि अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा है और वह चुपचाप वहां से खिसक गया। जब भर्तीकर्ताओं का समूह छोटे रेस्तरां से बाहर निकला तो प्रोफेसर वू ने बात शुरू की। तो हम कहाँ खा रहे हैं? यहीं बगल में एक जगह है ना? चलो वहीं चलते हैं। आज मैं सबको एक बढ़िया लंच खिलाऊंगा। बहुत बढ़िया, सब मेरी तरफ से है। ओयांग खुशी से चमक रहे थे। आखिरकार उनका मिशन पूरा हो गया था। उन्होंने समूह को लुओ परिवार के घर से कुछ ही कदम दूर स्थित वांग्स स्टिर फ्राई नामक रेस्तरां में ले गए। मालिक वांग एर्गू का लुओ परिवार के साथ थोड़ा पुराना संबंध था। लुओ के घर से सूट पहने लोगों को आते देख उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। क्या बगल वाले खाने की जगह आपको पसंद नहीं आई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चिंता मत कीजिए, हमारे शेफ बेहतरीन हैं। हम आपके स्वाद के अनुसार फ्लेवर बदल सकते हैं, तीखा मीठा जैसा आप चाहें।
वह चाय डालते हुए अपना मेन्यू पेश कर रहा था। भर्तीकर्ताओं ने यह सब पहले भी देखा था। जब उन्होंने वांग एयरगू का लहजा सुना तो वे एक दूसरे को समझदारी भरी नजरों से देखने लगे। दोनों छोटे रेस्तरां थे। स्पष्ट था यहाँ कोई प्रतिद्वंद्विता थी। क्या आपको लुओ परिवार से कोई दुश्मनी है? ऐसी कोई बात नहीं, हम बस उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, प्रोफेसर ओयांग ने ईमानदारी से कहा। आप बहुत भले हैं सर, उनका पक्ष लेकर। बॉस, आप गलत समझ रहे हैं, हम सब यहाँ लुओ परिवार के बेटे की वजह से हैं। अब जब हमारा काम हो गया तो हम दोपहर के खाने के लिए उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। ये सब लोग लुओ के बच्चे के लिए यहाँ हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वांग एयरगू ने और जानकारी के लिए दबाव डाला। जब उसे पता चला कि ये सभी लोग तुम्हें विश्वविद्यालय में भर्ती करने के लिए आए हैं तो वांग एयरगू के मन में कड़वी जलन हुई। वो पहले ही विश्वविद्यालय कैसे जा सकता है? क्या वो अभी भी हाई स्कूल में नहीं है? अगर ये कोई गैर कानूनी अंदरूनी सौदा नहीं है तो फिर क्या है? उस जैसे आदमी को स्वतंत्र भर्ती का मतलब ही नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि दाखिले के लिए गांव-गांव जरूरी है। इसे छोड़ना मतलब सिस्टम को धोखा देना। अपनी जुबान संभालो, गैर कानूनी से क्या मतलब है? जियांग यूनिवर्सिटी का अधिकारी मिशन फेल होने से पहले ही चिढ़ा हुआ था। एक छोटे शहर के रसोइये द्वारा गैर कानूनी गतिविधि का आरोप लगना उसके लिए आखिरी हद थी। मैंने हमेशा सुना है कि कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सबको राष्ट्रीय परीक्षा देनी पड़ती है। भर्ती अधिकारी का अचानक गुस्सा देखकर वांग एयरगू की हिम्मत तुरंत ही गायब हो गई। बॉस, मैं आपको दोष नहीं देता कि आपको पता नहीं था। शायद यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। विश्वविद्यालय असाधारण छात्रों को पहले ही अपने कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए चुन सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी नहीं चुनते। इस तरह चुने जाने के लिए आपको पहले राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिताएं जीतनी पड़ती हैं। वांग एयरगू ने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना था। तुम कह रहे हो कि लुओ वाले लड़के ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? हाँ, और वो भी एक नहीं, कई। वरना हम सब इतनी दूर इस छोटे से कस्बे में क्यों आते? हम देश के कोने कोने से आए हैं। प्रोफेसर ओयांग की बात सुनकर और यह जानकर कि वे लोग सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर से आए हैं, वांग एयरगू को यह सब और भी अविश्वसनीय लगने लगा। सिर्फ एक बच्चे के लिए? क्यों? क्योंकि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। देखो, इस कस्बे की शिक्षा व्यवस्था को तुम सबसे बेहतर जानते हो, है ना? इसके बावजूद उसने उन महंगे प्राइवेट स्कूलों के सभी होनहार छात्रों को पछाड़ दिया। उसने गणित, भौतिकी और रसायन में पहला स्थान हासिल किया। सोचो जरा, देश ऐसी प्रतिभा को यूं ही छोटे कस्बे में बर्बाद नहीं होने देगा। वांग एयरगू का चेहरा पीला पड़ गया। वह हमेशा सोचता था कि तुम उसके बेटे से बस थोड़े ही ज्यादा होशियार हो, लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि तुमने पूरे देश के बाकी सभी छात्रों को पछाड़कर सबसे बड़ा पुरस्कार जीत लिया है। तो इसका मतलब है कि उसे बड़े शहर में पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। वांग एयरगू इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर जवाब की पुष्टि करने के लिए शिक्षक ओयांग की ओर देखा। बिल्कुल सही। अब इसके बाद लुओ याओ को बड़े शहर में सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये सुनकर वांग एयरगू बेचैन हो गया। उसने शिक्षक ओयांग की आस्तीन पकड़ ली और पूछा, शिक्षक, क्या आप कृपया उसकी मदद कर सकते हैं और उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? शिक्षक ओयांग ने पास ही खड़े शिक्षक सू की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए कुछ काट रहे थे। वह यांडा विश्वविद्यालय के प्रवेश अधिकारी हैं। क्यों ना आप उनसे जाकर पूछ लें। ये सुनते ही वांग एयरगू ने तुरंत शिक्षक ओयांग को छोड़ दिया। शिक्षक सू चले गए। ओयांग को सांत्वना देते हुए उन्होंने वांग एयरगू से कहा, सर, हमारे एडमिशन के लिए नेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जरूरी है। क्या आपके बच्चे ने ऐसा कोई बड़ा पुरस्कार जीता है? स्कूल लेवल की प्रतियोगिताएं मान्य नहीं होती। देखकर कि वांग एयरगू अभी भी काफी दयनीय लग रहे थे, शिक्षक सू ने उन्हें कुछ सांत्वना के शब्द कहे। सर, वास्तव में हर बच्चे की अपनी एक राह होती है। आपको अपने बेटे को किसी चीज में जबरदस्ती उत्कृष्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे भी उसमें अच्छे ना हो, है ना? आपके बेटे के पास जो है वह दूसरों के पास नहीं है, इसलिए तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक सू को उम्मीद नहीं थी कि इस टिप्पणी से वांग एयरगू खुल जाएंगे। सही बात है, हमारे परिवार का कारोबार लुओ परिवार से बेहतर है। भले ही मेरा बेटा भविष्य में कॉलेज में दाखिला न ले सके, हम फिर भी उसका पूरा जीवन देखभाल कर सकते हैं। लुओ परिवार की तरह नहीं, जो बेहद गरीब हैं और जिन्हें रेस्तरां खोलने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़े। वांग एयरगू एक सख्त मिजाज के आदमी थे और उन्होंने जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उनकी नजर में आपके अलावा लुओ परिवार में दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। कई प्रवेश शिक्षकों ने उसके काम की खूब तारीफ की, लेकिन वे यह भी समझ गए कि उस दिन बातचीत आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने खाना खाने की भी परवाह नहीं की, उठे और वांग परिवार के रेस्तरां से चले गए, वांग एयरगू को वहां अकेला छोड़कर, जो बड़बड़ाते और गालियां देते रहे। रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद शिक्षक ली ने शिक्षक ओयांग को एक तरफ बुलाया। यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके। अगर आज ही जा सकते हो तो आज ही चले जाओ, वरना कौन जानता है आगे क्या हो सकता है। शिक्षक झांग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी देख सकता हूँ। ईर्ष्या वाकई किसी इंसान को बदल सकती है, खासकर जब आप लुओ परिवार की उम्मीद हो। किसी के लिए इस बच्चे को बर्बाद करना कितना आसान होगा। तुम्हारे बोलने के तरीके से लगता है तुमने पहले भी कई लोगों को नाराज किया होगा।
अब जब उसकी जल्दी विश्वविद्यालय में प्रवेश की खबर तेजी से फैल जाएगी तो छोटे शहर में छोटी छोटी बातें भी बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। फिर इतनी बड़ी बात की तो बात ही क्या, अगर यह बात उन लोगों तक पहुंच गई जो नहीं समझते तो वे भी ठीक पहले वाले बॉस की तरह यही सोचेंगे कि तुमने सिफारिश से विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। ऐसे में तुम्हारा परिवार इससे कैसे निपटेगा? इसलिए चाहे जो भी हो, जितनी जल्दी तुम यहाँ से जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। शिक्षक शू के विश्लेषण को सुनने के बाद शिक्षक ओयांग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर आप में से कोई आज व्यस्त नहीं है तो क्या आप लोग लुओ परिवार को शिफ्ट करने में मेरी मदद कर सकते हैं? पास आकर किसी ने मजाक किया। अब तुम पर एक दावत उधार है, अगली बार महंगे रेस्टोरेंट चलेंगे। अभी तो कुछ खाया भी नहीं और सामान शिफ्ट करना थका देने वाला काम है। सबकी मदद देख शिक्षक ओयांग भावुक हो गए। उधर भर्ती करने वाले पास के स्टॉल पर खाना खाने चले गए। उन्होंने बचपन के बाद पहली बार स्थानीय स्ट्रीट फूड को बड़े चाव से खाया। फिर वे सब काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ लोग गाड़ियां किराए पर लेने चले गए, कुछ ने फ्लाइट्स बुक की, जबकि बाकी लोग परिवार को तैयार करने के लिए वापस घर चले गए। हम आज ही ऐसे ही जा रहे हैं? सुन शिवलान अभी भी धीरे धीरे सामान पैक कर रही थीं, जब प्रोफेसर ओयांग ने उन्हें बताया कि वे तुरंत जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की है, वे चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ओरिएंटेशन के लिए रिपोर्ट करें। प्रोफेसर ओयांग ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी जरूरी सफेद झूठ बोली। ओह, समझ गई, ठीक है, फिर मैं सब कुछ तुरंत तैयार कर देती हूँ। अच्छा है कि हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है। सुन शिवलान ने तुरंत स्थिति को संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने लुओ शिंगुओं को लिविंग रूम खाली करने के लिए भेज दिया। जैसे ही सुन शिवलान कमरे से बाहर गईं, लुओ याओ, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, प्रोफेसर ओयांग के पास चली आई। क्या हम इतनी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वांग परिवार की वजह से? ओयांग का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने सोचा, कमाल का बच्चा है, यह सब जानता है। साइन करते वक्त तुम्हें दिक्कत नहीं थी, पर लंच के बाद तुम्हारा मन बदल गया। जरूर खाते वक्त कुछ हुआ होगा। खैर, हम उनके कभी थे ही नहीं, हमें तो जाना ही था। लो याओ वहां से चली गई। प्रोफेसर ओयांग वहीं खड़े रह गए, लड़के की समझदारी से पूरी तरह हैरान। तो यही वजह थी कि उस बच्चे को पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं थी। वह असभ्य नहीं था, उसे बस इसमें कोई टुक नहीं दिखी। उसे पता था कि वह जा रहा है, इसलिए वांग परिवार का अस्तित्व उसके लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक था। ओयांग ने सुना था कि उच्च बुद्धि वाले लोग फायदे नुकसान को अलग तरह से तौलते हैं। वे बाकी सभी से ज्यादा साफ तरीके से पूरी तस्वीर देख पाते हैं। वे हर संभावित परिणाम और उसके प्रभाव का गहरा त्वरित विश्लेषण करते हैं। इससे उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद कुशल हो जाती है। ओयांग को एहसास हुआ कि वह एक पाठ्य पुस्तक जैसा उदाहरण देख रहे हैं, जिसे लोग जीनियस में कम आईक्यू कहते हैं। वह अक्सर एक अत्यंत सोच समझ कर लिया गया निर्णय होता है। सभी के मिलकर मदद करने से पूरा घर शाम 5 बजे तक पैक होकर तैयार हो गया था। जब लुओ जू आखिरकार मुख्य दरवाजे से अंदर आई तो वह वहीं ठिठक गई। उसका घर अब पहचान में नहीं आ रहा था। सब कुछ डिब्बों में क्यों था? क्या वे लोग कहीं जा रहे थे? किसी ने उसे बताया क्यों नहीं? अगर वह और देर बाहर रहती तो क्या उसे खाली घर मिलता? माँ, पापा, क्या हो रहा है? सब कुछ पैक क्यों है? जैसे ही वह अंदर आई वह चिल्लाने लगी। सन शिवलान ने ऊपर से अपनी बेटी की आवाज सुनी। उसे अचानक याद आया कि वह लुओ जू को घर बदलने के बारे में बताना पूरी तरह भूल गई थी। अराजकता के बीच यह पूरी तरह से याददाश्त में चूक थी। जब यह फैसला हुआ, तुम घर पर नहीं थी। मुझे अफसोस है, मैं बताना भूल गई। तुम्हारे भाई का टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है और स्कूल हमें वहां भेज रहा है। पैकिंग होते ही हम निकल जाएंगे। लू जू खड़ी होकर कुछ सेकंड इस खबर को समझने लगी। उसके भाई ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया था। उसे वह प्रतियोगिता याद आई जिसमें उसके भाई ने हिस्सा लिया था और वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। लुओ याओ ने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। वह पूरे देश में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसी वजह से हम सभी भर्ती अधिकारी खुद यहाँ आए हैं। तभी लुओ जू ने अपने लिविंग रूम में खड़े अजनबियों को देखा। बिल्कुल सही, मैं डोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य भर्ती अधिकारी हूँ। आपके परिवार को हमारे कैंपस में बसाने की जिम्मेदारी मेरी है। लुओ जू अपने भाई के लिए बहुत खुश थी, लेकिन तभी उस पर उलझन की एक लहर छा गई। तर्क के अनुसार उसके भाई के शानदार अंकों के साथ किंग या यान यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं उसे पाने के लिए बेताब होती, तो वह डोंग यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा था? उसके मन में शंका थी। हालांकि वह इतनी विनम्र थी कि प्रोफेसर ओयांग से ये सवाल नहीं पूछी। इसके बजाय उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन मेरा क्या होगा? प्रोफेसर ओयांग ने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए भ्रमित हो गए। रुकिए, मेरे पास जो जानकारी है वह कुछ और कहती है। लुओ जू, क्या तुम काम कर रही हो या अभी भी छात्रा हो? वह शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। उसने सिर हिला दिया। मेरे अंक बस औसत थे। मैं सिर्फ एक टियर 3 कॉलेज में ही दाखिला ले पाई। मुझे लगा कि ऐसी डिग्री के साथ अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने पैसे बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। ओयांग ने उसके कपड़ों को देखा। यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम तुम्हें बिना ब्याज का लोन दिला सकते हैं। इसे ग्रेजुएशन के बाद ही चुकाना होगा। ऐसा मौका छोड़ना अफसोस की बात होगी। लू जू ने सिर हिलाया। भाई ने भी यही कहा,
पर अगर मैं पढ़ने जाती तो माता पिता की देखभाल के लिए कोई ना होता, इसलिए रुक गई। ओयांग अब समझ गए। उन्हें समझौते की वे शर्तें याद आईं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। सुन शूलान ने जोर जोर से सिर हिलाया। यह सच है, एक एक शब्द। तुम्हारे भाई को तो स्कूल से 5 लाख युआन का साइनिंग बोनस भी मिला है। सुन शूलान सच्चाई जानती थी। लुओजू ने पैसे बचाने और परिवार की मदद करने के लिए अपना खुद का भविष्य छोड़ दिया था। इसी वजह से सुन शूलान को हमेशा अपनी बेटी के प्रति गहरी अपराध बोध की भावना रही थी। लेकिन अब लुओ याओ ने उसके लिए एक भविष्य सुरक्षित कर दिया था। अब वह आखिरकार अपना सपना पूरा कर सकती थी। लुओजू बहुत खुश थी, लेकिन फिर वह झिझक गई। क्या वह सच में अपने भाई के साथ उसी स्कूल में दाखिला ले सकती है? जब भी उसे किसी सवाल में दिक्कत होती थी, उसके शिक्षक भी उसे समझा नहीं पाते थे, लेकिन उसका भाई हमेशा समझा देता था। लेकिन अगर वह अपनी कक्षाओं में व्यस्त रहेगा तो मुझे कौन पढ़ाएगा? जब लुओजू ने घबराते हुए अपनी चिंता बताई तो प्रोफेसर ओयांग निरुत्तर रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह केवल अपनी पिछली औसत अंकों को बनाए रखने के लिए अपने भाई की ट्यूटरिंग पर इतनी निर्भर है। उन्होंने दोनों को देखा। इन भाई बहनों के डीएनए में ये अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उन्होंने उसे एक जटिल नजर से देखा। अगर तुम सच में विश्वविद्यालय जाना चाहती हो तो अपने अंकों की चिंता मत करो, बस अपने रिपीट वर्ष में पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम सिर्फ 19 साल की हो, तुम आगे निकल जाओगी। वैसे भी हम तुम्हारे लिए प्रवेश की सीमा कम कर देंगे। आखिरकार प्रवेश निदेशक ने उन्हें लुओ याओ को खुश रखने के लिए एक खाली चेक दे दिया था। स्कूल ने एक सदी में एक बार मिलने वाले प्रतिभाशाली छात्र को हासिल कर लिया था। प्रोफेसर ओयांग ने मन ही मन सोचा कि एक औसत छात्र को लेना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लुओजू की ओर देखा और सीधे बोले, हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए प्रवेश अंक कम कर सकते हैं। लुओजू ने तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और खुशी से उछलने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे विश्वविद्यालय में दोबारा मौका मिलेगा, और यह सब उसके छोटे भाई की वजह से हुआ। जैसे ही उत्साह शांत हुआ, उसने तुरंत अपने कार्यस्थल पर फोन करके इस्तीफा दे दिया। जब कॉल मिली तो उसकी बॉस सच में हैरान लग रही थी। लुओजू, क्या तुम्हें कोई बेहतर नौकरी मिल गई है? उन्होंने पूछा। लुओजू ने जल्दी से समझाया, नहीं बॉस, मैं स्कूल वापस जा रही हूँ ताकि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकूं। बॉस हैरान रह गई। मुझे लगा तुम्हें पैसों की चिंता थी। फिर ये बदलाव क्यों? सब भाई की वजह से है। अब मुझे पैकिंग करनी है। शुक्रिया बॉस। बॉस के मन में सवाल थे, पर फोन पर पूछना ठीक नहीं लगा। उन्होंने वीचैट से तनख्वाह भेजी और शुभकामनाएं दी। इसके बाद सब ठीक हो गया। लुओ याओ अपने कमरे में गया, झटपट अपना सामान पैक किया और निकलने के लिए तैयार हो गया। इस छोटे से शहर में लग्जरी कारें नहीं थीं, इसलिए प्रोफेसर शू ने 2 7 सीटर वैन किराए पर ली। वे दोनों एक एक वैन चलाकर रेस्तरां के पिछले दरवाजे तक ले आए। देखो, हम भी अब भर्तीकर्ता बन गए हैं, उन्होंने मजाक किया। मूवर्स, ड्राइवर, हम तो जैसे 10 कौशल वाले खिलाड़ी हो गए हैं। लेकिन देखो, एक जीनियस की सेवा करना तो वाकई खास है। शायद अगली बार मैं ही किसी विलक्षण प्रतिभा को साइन करूं। इस मिशन के असली हीरो प्रोफेसर ओयांग हैं। वैन में ओयांग ने लुओ याओ की ओर रुख किया। हम निकलने वाले हैं, क्या तुम अपने किसी दोस्त से अलविदा कहना चाहोगे? दोस्त? लुओ याओ ने प्रोफेसर ओयांग की ओर खाली भाव से देखा। उसे समझ नहीं आया कि प्रोफेसर ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। किसने कहा कि हर इंसान के दोस्त होने चाहिए? उसने पूरी तरह सपाट आवाज में पूछा। उस गंभीर चेहरे को देखकर प्रोफेसर ओयांग को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दीबाजी में बोल दिया था। सही है, लुओ याओ जैसे दिमाग वाले के लिए उसके आम साथियों का होना मुमकिन ही कहां था। वह विषय बदलने ही वाले थे कि तभी सुन शूलान अचानक सतर्क हो गई। प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में तो सब लोग मेरे बेटे की तरह ही होशियार होंगे, है ना? शायद वहां उसके लिए दोस्त बनाना आसान हो जाएगा। ओयांग ने सावधानी से जवाब देना शुरू किया। विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से कई तेज दिमाग हैं, लेकिन आपके बेटे जितना होशियार कोई मिलना, यह तो एक चुनौती होगी। अपनी सारी शिक्षण वर्षों में उन्होंने कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर एक साथ 3 राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जीत ले। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम्हें विश्वविद्यालय में कुछ सच्चे दोस्त मिले। लुओ याओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सामाजिक समर्थन बहुत दूर तक जाता है। आखिरकार तुम हमेशा अपने परिवार के साथ बंद होकर नहीं रह सकते। यह तो बहुत अच्छा होगा, सुन शूलान ने उत्साहित होकर कहा। उसका बचपन में कभी एक भी दोस्त नहीं रहा। ये बात हमेशा हमें बहुत परेशान करती रही है। अगर उसकी बहन ना होती तो वह पूरी तरह अकेला रह जाता। सुन शूलान आगे झुक गई। याओ, क्या तुमने सुना? तुम विश्वविद्यालय में बहुत सारे दोस्त बनाओगे। अपनी माँ को इतना खुश देखकर लुओ याओ ने बहस न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी नजरें फिर से प्रोफेसर ओयांग की ओर मोड़ ली। क्या विश्वविद्यालय के लोग सच में इतने होशियार होते हैं? उसने पूछा। तो फिर मैं हमेशा क्यों सुनता हूँ कि लोग कॉलेज के छात्रों को मासूम और बेवकूफ बताते हैं? क्या तुम्हें इतनी साफगोई से बोलना जरूरी है? प्रोफेसर ओयांग अब चिंतित होने लगे थे। ऐसी व्यक्तित्व के साथ उन्हें सच में डर था कि लड़के को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाँ,
वो तो बस मजाक है, हमारे छात्र वास्तव में काफी सक्षम हैं, खासकर तुम्हारे विशेष विषय में। प्रोफेसर ओयांग उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग बहुत प्रतिष्ठित था और प्रोफेसर शियाचिंग प्रवेश के मामले में कुख्यात रूप से सख्त थे। वहाँ के छात्रों को सर्वसम्मति से सबसे होशियार माना जाता था। मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे तुम सच में बात कर सकोगे। ये सुनकर कि शायद उसे अपने जैसे साथी मिल सकते हैं, लुओ याओ के मन में एक अजीब सी उम्मीद जगी। उसकी माँ हमेशा चिंता करती थी कि वह दोस्त नहीं बना पाएगा। वह उसकी एकाकी जीवन को एक त्रासदी मानती थी, लेकिन उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता था। उसे तो अकेले रहना सच में पसंद था। इसका मतलब था कि वह अपने प्रोजेक्ट्स पर बिना किसी रुकावट के काम कर सकता था, चाहे वह कोडिंग हो या जटिल गणित के सवाल। लू परिवार के बाकी लोग इसे समझ नहीं पाते थे। उनका मानना था कि बिना दोस्तों के जीवन अधूरा है। उदाहरण के लिए उसकी बहन को ही ले लीजिए। उसके शहर में दोस्तों का एक पूरा समूह था। वह तो अलविदा कहते हुए फोन पर रो भी पड़ी थी। लुओ याओ उस तरह के भावनात्मक लगाव को समझ ही नहीं पाता था। फिर भी अपनी माँ की तसल्ली के लिए वह विश्वविद्यालय में दोस्त बनाने की कोशिश करने को तैयार था। कम से कम प्रोफेसर ओयांग ने कहा था कि वहां के लोग पूरी तरह बेवकूफ नहीं होंगे। धीरे धीरे रात छोटे शहर पर छाने लगी। किसी भी अनावश्यक ड्रामा से बचने के लिए प्रोफेसर ओयांग ने माता पिता से कहा कि वे शहर पहुंचने तक चुप रहें। एक बार जब वे पहुंच गए तो सुन शुलान ने आखिरकार सबको खबर दे दी। उसकी दोस्तों के बीच यह खबर फैल गई और जल्द ही पूरा शहर हंगामे में आ गया। क्या सच में गरीब लुओ परिवार बड़े शहर में आकर बस गया था? और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब उनके किशोर बेटे की वजह से हुआ था। अचानक छोटे शहर के कई परिवारों ने अपने बच्चों पर सख्ती करना शुरू कर दिया। सभी के मन में यही बेताबी थी कि एक दिन उनका बच्चा भी लुओ याओ की तरह बन जाए और पूरे परिवार को शहर में बेहतर जिंदगी दिला सके। जब वांग एर्गू को पता चला कि लुओ परिवार जा चुका है तो वह खुशी और गुस्से के बीच झूलता रहा। एक तरफ अब उसकी रेस्तरां गली में अकेली रह गई थी। अब ग्राहकों के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ वे उससे पहले ही बड़े शहर पहुंच गए थे। उसने अपने बेटे की ओर देखा और उस शरारती लुओ याओ को याद किया। तुम्हें जी जान से पढ़ाई करनी होगी, वह गरजा। तुम्हें उससे बेहतर करना ही होगा। केवल जब उसका बेटा आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया तब जाकर वांग एर्गू का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। देख लेना, उसने सोचा, अभी तो लुओ याओ होशियार है, लेकिन असली दुनिया में वह भी बस एक और दफ्तर का कर्मचारी बन जाएगा। उसने सुना था कि बहुत से कॉलेज ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में मुश्किल होती है। वे इतने खास नहीं होते। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो। जब तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे तो परिवार का रेस्तरां संभालोगे। अगर हमने अच्छा पैसा कमा लिया तो शहर में एक ब्रांच भी खोलेंगे। जहां एक ओर वांग परिवार अपने भव्य साम्राज्य की योजना बनाने में व्यस्त था, वहीं लुओ याओ का परिवार पहले ही एयरपोर्ट से निकल चुका था। कार में प्रोफेसर ओयांग परिवार के आवास के लिए फोन कर रहे थे। वे छात्रावास में नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए स्टाफ क्वार्टर में व्यवस्था की। लुओ याओ के 1 महीना देर से आने के कारण ओयांग को उसके लिए खाली बिस्तर वाला डॉर्म ढूंढना पड़ा। उन्हें चिंता थी कि लुओ याओ को तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी। आवास विभाग से समन्वय करने के बाद उन्होंने एक ऐसी इमारत में जगह ढूंढ ली जहां अन्य विषयों के छात्र भी रहते थे। यह आदर्श व्यवस्था नहीं थी, लेकिन काम चल गया। उस कमरे में पहले से ही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 2 छात्र थे। डोंग सिटी के लिए उड़ान पकड़ने से पहले ही बाकी भर्तीकर्ता अपना काम खत्म कर चुके थे। उनके पास और भी काम थे, इसलिए वे अलग अलग उड़ानों से रवाना हो गए। वे परिवार के साथ कैंपस तक नहीं गए। जैसे ही कार डोंग यूनिवर्सिटी की ओर तेजी से बढ़ी, परिवार ने खिड़की से बाहर उन नजारों को देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे समुद्र, एक विशाल चमकता हुआ नीला विस्तार। वह क्षितिज तक फैला हुआ था, गहरा और रहस्यमय। यहाँ तक कि लुओ याओ, जो आमतौर पर अपनी ही दुनिया में रहता था, भी मंत्रमुग्ध हो गया। ये पहली बार था जब उसने समुद्र देखा था। समुद्र की खारी खुशबू हवा के झरोखों से भीतर आ रही थी। यह पूरी तरह से अनजानी खुशबू थी। पहली बार उसने अपनी नई जिंदगी के लिए सचमुच उत्साह की एक चिंगारी महसूस की। कैंपस बहुत विशाल था, 3000 एकड़ से भी बड़ा और 30,000 से अधिक छात्रों के साथ, और इस समय लंच ब्रेक चल रहा था। हर जगह छात्र थे, कोई आराम कर रहा था तो कोई टहल रहा था। जब प्रोफेसर ओयांग की टैक्सी कैंपस में दाखिल हुई तो कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। वो टीचर कौन है? वो इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें नियम नहीं पता? हाँ, कारों को हॉस्टल के इतने पास आने की इजाजत नहीं है। 2 टैक्सी एक के बाद एक, पुराना तरीका है। मैं देखना चाहता हूँ अंदर कौन है। छात्रों ने जिज्ञासा से कारों को गुजरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि टैक्सियां थोड़ी देर के लिए स्टाफ क्वार्टर्स पर रुकीं, फिर सीधे छात्रावास की ओर बढ़ गईं। क्या मामला है? क्या ये कोई नया छात्र है? लेकिन ओरिएंटेशन तो हफ्तों पहले हो चुका था। मुझे लगता है ये कोई अमीर बच्चा है जिसे खास सुविधा मिल रही है। वाह, मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़कर जब मन करे तब आना कितना अच्छा होगा।
देखते हैं कौन सा बिगड़ैल बच्चा खुद को नियमों से ऊपर समझता है। छात्र जो बोर हो रहे थे और कुछ मसालेदार देखने की तलाश में थे, तुरंत चिढ़ गए। उन्हें यह देखना बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अलग नियमों से खेल रहा है। जैसे ही ओयांग लुओ याओ के साथ कार से बाहर निकले, वहाँ भीड़ जमा होने लगी। क्या ये बच्चे वाकई इतने बोर हो गए हैं? ये सब घूर क्यों रहे हैं? प्रोफेसर ओयांग अचानक मिले इस ध्यान से पूरी तरह हैरान थे। वह अभी भी भीड़ की दुश्मनी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी लुओ याओ बाहर निकले और आसपास के चेहरों को देखने लगे। तो लुओ याओ ने सोचा, ये वही छात्र हैं जिनका जिक्र प्रोफेसर ओयांग ने किया था। लुओ याओ ने सपाट स्वर में कहा, ये उतने होशियार तो नहीं लगते जितना आपने बताया था। यहाँ होना तो पूरी तरह समय की बर्बादी लग रहा है। प्रोफेसर ओयांग तुरंत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कोई बहाना ढूंढने की कोशिश की। छात्र सुबह से क्लास में आराम कर रहे हैं। आराम? ये तो हारे हुए लोगों का झुंड लग रहे हैं। ओयांग ने उन्हें और देर तक बाहर रुकने की हिम्मत नहीं की। वह इन आलसी छात्रों को प्रतिभाशाली के सामने स्कूल की छवि खराब करने नहीं देना चाहते थे। प्रोफेसर ओयांग को उसे अंदर ले जाते देख भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वो लड़का तो वाकई काफी हैंडसम है। हाँ, दिखने में तो अच्छा है, लेकिन उसके कपड़े देखकर अमीर लड़का तो नहीं लगता। और सिर्फ मुझे ही लग रहा है या वो सच में बहुत छोटा दिखता है, जैसे कोई हाई स्कूल का छात्र हो। हाई स्कूल? वो कम से कम 6 फीट लंबा है। लंबाई से कुछ नहीं होता। आजकल बच्चे जल्दी बढ़ जाते हैं। मामला फीलिंग का है। वो निश्चित रूप से जवान है। ऐसे चेहरे के साथ मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। कहाँ? किसी लाइव स्ट्रीम पर। असल में हो सकता है तुम सही कह रहे हो। वैसे वो देखने में स्ट्रीमर जैसा नहीं लगता। ऑनलाइन बहस तेज हो गई और जल्द ही छात्र फोरम में हलचल मच गई। ओयांग उसे डॉर्म में ले गया। हुआंग यी पहले से ही हाउसिंग ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही थी। तुम आ गए प्रोफेसर हुआंग, ये हैं लुओ याओ आपकी क्लास से। उन्होंने पहले ही ओयांग द्वारा भेजी गई फाइलें पढ़ ली थीं। उसकी प्रतिभा देख उन्होंने मुस्कुराकर युवक को देखा। नमस्ते लुओ याओ, मैं तुम्हारी काउंसलर हूँ। जरूरत पड़ने पर बताना। क्या तुम प्रोफेसर शियाचिंग से भी होशियार हो? यी ने सीधे उसकी आंखों में देख पूछा। अगर नहीं तो चिंता मत करो, मेरा परिवार यहाँ है, मैं उनसे पूछ लूंगा, जब तक कि तुम्हारा मतलब अकादमिक सवालों से न हो। तुम्हारी विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है? गणित, भौतिकी, रसायन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स? बस बता दो कि तुम किस में अच्छी हो। मैं नोट कर लूंगा ताकि मुझे पता रहे कि कब तुम्हारे पास आना है। हुआंग यी साफ तौर पर हैरान रह गई। उनका प्रस्ताव तो बस औपचारिकता भर था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना गंभीर हो जाएगा। क्या ये आदमी सच में ऐसा है? ये तो बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। उसने एक साधारण अभिवादन को तकनीकी इंटरव्यू में बदल दिया। उन्हें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी चुप्पी देखकर ये समझ गया कि वह कुछ नहीं जानती। ये सचमुच निराश दिखा। प्रोफेसर हुआंग, चलिए ऊपर चलते हैं, ओयांग ने बीच में कहा। हम अभी अभी विमान से उतरे हैं और कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं की है। उसने ओयांग को पूरी कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। वह तुरंत आगे बढ़ गई और उससे एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी अज्ञानता उजागर होने से डरी हुई थी। इसी बीच डॉर्म 606 में वांग यी और वू तियानमिंग सफाई कर रहे थे। तियानमिंग, ये नया लड़का कौन है? उसके लिए तो बाकी बिस्तर भी खाली करवा दिए। मुझे क्या पता। वू तियानमिंग ने मेज पहुंचना खत्म किया और कुर्सी पर ढसा गया। वह बाकी सब की तुलना में बहुत देर से आ रहा है। अजीब है, शायद उसे कोई खास मेडिकल समस्या है। वू तियानमिंग एक भारी भरकम आदमी था। उसका शरीर आम लोगों से लगभग 2 गुना चौड़ा था। वह पहले ही मेहनत से हाँफ रहा था। तभी उसने देखा कि वू तियानमिंग अपनी सीट पर ढह गया है। उसने झाड़ू एक तरफ फेंक दी और गहरी सांस छोड़ दी। मैंने सुना है कि कुछ छात्र देर से आते हैं क्योंकि वे अस्पताल में फंसे होते हैं। मेडिकल लीव आमतौर पर उनकी शुरुआत की तारीख कुछ हफ्ते पीछे कर देती है। वांग यी को अचानक सब समझ में आ गया। अब समझ में आया कि स्कूल ने यहाँ बाकी बिस्तर क्यों हटा दिए। शायद वे नहीं चाहते थे कि दूसरे विभागों के छात्र उसे परेशान करें। जब यह लड़का आए तो हमें उसे खास सहारा देना होगा। हम उसे बाहरी जैसा महसूस नहीं होने देंगे। बॉस ये जब साथ है तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। चुप कर और ये बॉस वॉस कहना बंद कर। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही वे मजाक कर रहे थे, अचानक डॉर्म में एक दस्तक गूंज उठी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वू तियानमिंग की मासूम नजरों के बीच वांग यी ने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया। दरवाजे पर प्रोफेसर ओयांग थे। उनके साथ काउंसलर और एक तेज तर्रार दिखने वाला लड़का भी था। उन्हें तुरंत ही सब समझ में आ गया। यही था वह चर्चित नया रूममेट। लुओ याओ, अंदर आओ। यही तुम्हारा नया घर है। ये दोनों भी तुम्हारे ही प्रोग्राम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग में हैं। अब तुम सब एक साथ हो। यी ने उनकी ओर देखा और उसके भीतर जिज्ञासा की एक दुर्लभ चिंगारी जगी। चलो एक दूसरे को जानो, प्रोफेसर ओयांग ने प्रोत्साहित किया। वू तियानमिंग और वांग यी ने जल्दी से अपना परिचय दिया। फिर तुम्हारी बारी थी। उनकी बीमार बच्चा वाली थ्योरी याद करते हुए वांग यी ने नरम स्वर में कहा।
अरे, अगर कोई निजी बात है जो तुम साझा नहीं करना चाहते तो चिंता मत करो। हम लोग गॉसिप करने वाले नहीं हैं। तुम्हारा मामला तुम्हारा ही है। तुम्हारी जिज्ञासा तुरंत ही पूरी तरह से हैरानी में बदल गई। निजता छुपाने के लिए आखिर था ही क्या? निजता से तुम्हारा मतलब यह है कि मैं एक छोटे शहर से हूँ और मैंने राष्ट्रीय गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र के पुरस्कार जीते हैं, या फिर यह कि मैं सिर्फ 16 साल का हूँ? रुको, राष्ट्रीय पुरस्कार और वह सिर्फ 16 साल का है? वांग यी और वू तियानमिंग के चेहरे पर कई जटिल भावनाएं उभर आईं। उन्हें उसी वक्त एहसास हो गया कि उनकी थ्योरी पूरी तरह गलत थी। वह किसी बीमारी की वजह से देर से नहीं आया था। वह देर से आया क्योंकि वह एक विशेष छात्र था और 3 विषयों में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। आखिर यह कैसा अजूबा था? उन्होंने कभी राष्ट्रीय पुरस्कार देखा तक नहीं था, जीतना तो दूर। क्या यह वाकई इंसान है? और सबसे हैरानी की बात, उसने कहा कि वह किसी छोटे से गुमनाम से शहर से आया है। वांग यी का दिमाग तेजी से चलने लगा। ये देखने के लिए कि कहीं लड़का डींग तो नहीं मार रहा, उसने काउंसलर की ओर देखा। काउंसलर हुआंग, हमारा नया रूममेट तो बड़ा ही अनोखा है ना? वह बेताबी से चाह रहा था कि वह उसे बता दे कि यह सब मजाक है, लेकिन वह क्या कह सकती थी? अभी कुछ देर पहले ही नीचे लुओ याओ ने उसे पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया था। आखिरकार काउंसलर हुआंग को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। उसने वू तियानमिंग और वांग यी की ओर देखा। ये लुओ याओ है, ये हमारा नवीनतम विशेष भर्ती है। भले ही यह केवल 16 साल का है, ये तुम्हारे साथ ही फ्रेशमैन वर्ष शुरू कर रहा है। ये तुमसे छोटा है, इसलिए इसका ध्यान रखना। वांग यी और वू तियानमिंग उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे और आखिरकार स्थिति को समझ गए। उन्हें संदेश पूरी तरह और साफ साफ मिल गया था। उसने जो कुछ भी कहा था वह सब बिल्कुल सच था। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो काउंसलर हुआंग उसे तुरंत टोक देती, लेकिन यहाँ वह है, एक 16 साल का फ्रेशमैन। 16 साल की उम्र में विश्वविद्यालय शुरू करना, क्या दुनिया है ये? वू तियानमिंग ने नोट किया कि उसकी आमद के लिए एक काउंसलर और एक प्रोफेसर दोनों की जरूरत पड़ी थी। ये निश्चित रूप से किसी साधारण छात्र की तरह प्रवेश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लुओ याओ ने उन राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की थी। वू तियानमिंग को यह एहसास नहीं था कि लुओ याओ दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो बस ईमानदारी से बोल रहा था। फिर भी विश्वविद्यालय के पहले ही दिन उसने अपने रूममेट्स पर जो पहली छाप छोड़ी वह कुछ कड़ी थी। पूरी तरह से घमंडी जीनियस वाली फीलिंग आ रही थी। अगर तुम इतने होशियार हो तो बस पढ़ाई करो, फिर ये रवैया क्यों? लेकिन चूंकि वह अब उनके कमरे में था, वू तियानमिंग ने मेजबान की भूमिका निभाने का फैसला किया। डॉर्म में स्वागत है दोस्त, अच्छा लगा कि तुम आए। तो तुम्हारा बाकी सामान कहाँ है? चलो नए लड़के का सामान अंदर लाने में मदद करते हैं। वांग यी ने वू तियानमिंग को तुरंत हरकत में आते देखा और फौरन उसका अनुसरण किया। वे उस सामान के ढेर की ओर बढ़े जिसकी ओर प्रोफेसर वू यांग इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे सामान के पास पहुंचे दोनों वहीं ठिठक गए। लुओ याओ का हर एक सामान उन सस्ते लाल नीले धारीदार प्लास्टिक के बुने हुए बैग्स में भरा हुआ था। एक भी सूटकेस नजर नहीं आ रहा था। वू तियानमिंग अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है और उसने तुरंत अपनी झुंझलाहट को निगल लिया। उसने अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दिया, एक भारी बैग उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। अब तुम तीनों आपस में घुल मिल जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। लुओ याओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो काउंसलर हुआंग से कहो, या अगर वह व्यस्त हो तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारे परिवार को व्यवस्थित कर दूंगा। तुम बस अपने नए रूममेट्स को जानने पर ध्यान दो। प्रोफेसर ओयांग ने देखा कि वो तियानमिंग और वांग ये ने मदद करने की पहल की। वह उम्मीद कर रहे थे कि लुओ याओ जल्दी ही उनके साथ घुल मिल जाएगी। इन अंतिम निर्देशों के साथ प्रोफेसर ओयांग और हुआंग युए बाहर निकल गए। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचे तो ओयांग ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या वे दोनों भरोसेमंद हैं? मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह मामला कितना संवेदनशील है। हुआंग युए सीढ़ियों पर रुक गई। उसका पैर थोड़ा फिसल गया। उसे खुद को संभालने के लिए दीवार पकड़नी पड़ी। चिंता मत कीजिए प्रोफेसर, मुझे पता है कि वह विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। वो तियानमिंग शिंग याओ ग्रुप के सीईओ के तीसरे बेटे हैं। वह अमीर हैं, लेकिन बेहद दयालु और उदार भी हैं। उनका सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए शानदार नाम है। और वांग ये भी बहुत मजबूत पृष्ठभूमि से आते हैं। वह खुशमिजाज, मिलनसार हैं और चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। जब प्रोफेसर उन्हें डांटते भी हैं तो वह बस हंसकर टाल देते हैं। वह किसी से बैर नहीं रखते। ओयांग के पास खुद से रूममेट्स की जांच करने का समय नहीं था, लेकिन हुआंग युए की रिपोर्ट ने उन्हें निश्चिंत कर दिया। उन्होंने राहत की सांस ली। वे लोग लुओ याओ के लिए एकदम उपयुक्त लग रहे थे। दुनिया को और सहनशीलता की जरूरत है। यह बच्चा हर तरह से शानदार है, बस यह थोड़ा ज्यादा साफ गो है। कृपया उसके साथ धैर्य रखें। हुआंग युए ने मजबूरी में मुस्कुराया, शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। जीनियस लोग हमेशा थोड़े अजीब होते हैं, मैं उस पर करीबी नजर रखूंगी। यह सुनकर अच्छा लगा। इस स्तर की प्रतिभा बार बार नहीं मिलती काउंसलर। चूंकि वह आपकी देखरेख में है, उसकी सफलता आपके पेशेवर रिकॉर्ड के लिए जबरदस्त बढ़त होगी। वांग युए को अचानक एहसास हुआ कि लुओ याओ का भविष्य उसके अपने करियर के लिए कितना मायने रखता है। आमतौर पर किसी काउंसलर के लिए अलग पहचान बनाना मुश्किल होता है, लेकिन यह उसके लिए सुनहरा मौका था। कई काउंसलर सालों तक एक ही जगह पर रहते हैं, बिना जरा भी आगे बढ़े।
पदोन्नति की सीढ़ी बहुत संकरी है और इस जमे हुए हालात को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि कोई असाधारण प्रतिभाशाली छात्र मिल जाए। लुओ याओ की साफगोई पर हुआंग युए की शुरुआती झुंझलाहट गायब हो गई थी। आखिरकार उसने अपने भविष्य की कुंजी पकड़ ली थी। अगर वह इस बच्चे का सही तरीके से ध्यान रखती तो उसकी पदोन्नति की राह बाकी काउंसलरों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाती। प्रोफेसर ओयांग ने लुओ याओ से कहा था कि अगर वह उपलब्ध न हो तो उनसे संपर्क करे। हुआंग युए को अच्छी तरह पता था कि इसका क्या मतलब है। अब से ओयांग उसकी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर ओयांग। मैं सुनिश्चित करूंगी कि इनका अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। वह पूरी तरह से परफेक्ट काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसका रवैया सिर्फ अपना काम करने से बदलकर अपने करियर की तरक्की के लिए गोल्डन टिकट ढूंढने जैसा हो गया था। वह अचानक पेशेवर जोश से भर गई थी। ओयांग ने यह बदलाव देखा और समझ गए कि पदोन्नति का लालच काम कर गया। अगर कोई व्यक्तिगत हित ना हो तो एक काउंसलर सच में परवाह नहीं करेगा। मूल वेतन पर कोई भी अतिरिक्त मेहनत मुफ्त में नहीं करता। सब कुछ सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जमीन आसमान का अंतर है। यह वर्क प्लेस लॉजिक है। लुओ याओ के स्पष्टवादी होने के कारण ओयांग ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया ताकि कोई बाधा न आए। मैं उसकी रजिस्ट्रेशन और ग्रांट संभाल लूंगा। अब वह तुम्हारे हवाले है। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। हुआंग युए ने उसके साधारण कपड़े देखे और समझ गई कि वह कंगाल है। उसने ओयांग से पूछा कि छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा? यहाँ बसने में पैसे लगते हैं। ओयांग ने नोट किया कि वह कितनी जल्दी ध्यान देने लगी थी। वह मुस्कुराया। चिंता मत करो, स्कूल उसके लिए तुरंत एक विशेष अनुदान जारी कर रहा है। बाकी पैसे भी जल्द ही आ जाएंगे। ये काफी से ज्यादा होगा। वांग युए ने आखिरकार राहत की सांस ली। इसी बीच हॉस्टल में तियानमिंग और वांग ये उसकी सामान खोलने में मदद कर रहे थे। हम तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख देंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस बता देना। वे उसकी सफाई की तारीफ करने ही वाले थे कि तभी वह बोल पड़ा। जब आप कहते हैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो पूछ लेना, क्या वो सच में है या बस औपचारिकता है? वे दोनों एकदम ठिठक गए। उन्होंने कभी किसी को इतना सीधा सवाल पूछते नहीं देखा था। हाँ, बिल्कुल सच है, वांग ये हकलाया। उसने जितना हो सके उतना स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम देखना चाहता हूँ। वो तियानमिंग को किसी अजीब सी मांग की उम्मीद थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़का बस एक किताब उधार लेना चाहता है। शायद इसके साथ घुलना मिलना इतना मुश्किल नहीं है, उसने सोचा और किताब आगे बढ़ा दी। मैंने अपनी क्लास की नोट्स भी इसमें शामिल कर दी है। वो तियानमिंग ने सोच समझ कर जोड़ा। अगर आप इन्हें टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। लुओ याओ ने नोट्स एकदम सपाट चेहरे के साथ ले ली। उसने आखिरी पेज पर नजर डाली और फिर वो तियानमिंग की ओर देखा। सच में उलझन में दिख रहा था। इस एड्रेसिंग मोड में आप FV को एक्यूमुलेटर और SP को स्टैक पॉइंटर के रूप में सेट करते हैं। PSP वह यूनिट है जिसे FPS पॉइंट करता है और आप SP का उपयोग पॉप ऑपरेशन को निष्पादित करने के लिए करते हैं। इतनी बुनियादी चीज पर नोट्स लेने की जरूरत ही क्या है? लुओ याओ ने नोटबुक झटके से बंद कर दी। स्टैक को पॉप करना, बस SP को डेटा तक ऊपर ले जाना है, फिर टॉप डेटा को एक्यूमुलेटर में डालना है। यह बेहद आसान है। इस तरह नोट्स लेना असली लेक्चर से आपका ध्यान भटका देता है। वो तियानमिंग ने तुरंत ही अपनी सारी सद्भावना वापस ले ली जो उसने अभी अभी महसूस की थी। ये लड़का बहुत ही बेबाक था। वांग ये वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से हैरान। क्या तुमने ये पहले पढ़ा है? वांग ये ने किसी तरह पूछा। लुओ याओ ने किताब को लापरवाही से पलटा। मैंने लाइब्रेरी में इसके बारे में पढ़ा है। क्या ये वाकई फ्रेशमैन का पाठ्यक्रम है? क्या सब कुछ इतना आसान है? प्रोफेसर ओयांग ने कहा था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन लुओ याओ को एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे पहले ही यह सब कुछ सीखने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके छोटे शहर की लाइब्रेरी में किताबें सीमित थीं, लेकिन वहां मिले पुराने पाठ्य पुस्तकें आत्म अध्ययन के लिए अनमोल खजाना थीं। अपनी वर्तमान ज्ञान आधार के साथ वह 13 साल की उम्र में ही विश्वविद्यालय की डिग्री के बराबर ज्ञान रखता था। लाइब्रेरी में पूरा दिन खुद से पढ़ाई करना उसके जीवन का सबसे सुखद समय था, लेकिन वो तियानमिंग और वांग ये के लिए उसकी बातें पूरी तरह से चौंकाने वाली थीं। मिडिल स्कूल में ही विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का आत्म अध्ययन करना, यह तो पागलपन है। नई चीजें सीखते समय नोट्स लेना तो सामान्य बात है। क्या तुम कभी नोट्स नहीं बनाते? तुम जानते हो टॉप स्टूडेंट्स के नोट्स की बहुत मांग होती है। अगर जानकारी तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो नोट्स बेकार हैं। मैं जो कुछ भी देखता हूँ सब अपने दिमाग में रख लेता हूँ। वह डींग नहीं मार रहा था। सिस्टम ने उसे सचमुच की फोटोग्राफिक मेमोरी दी थी। उसे नोट्स की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ याद रखने के लिए एक नजर ही काफी थी। वांग ये उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। हाँ, मैं चीजें काफी जल्दी याद कर लेता हूँ। लुओ याओ का लहजा बिल्कुल सपाट था, जैसे इसमें कुछ खास बात ही ना हो। वांग ये वो तियानमिंग की ओर झुककर फुसफुसाया। क्या मामला है? अगर वह सच कह रहा है तो वह इंसानी कैमरा है। उसका दिमाग तो गजब का विकसित होगा। इंसानी कैमरा? वांग ये ने हैरानी में बोल दिया। इंसानी कैमरा? क्या वह कार्बन आधारित है या सिलिकॉन आधारित जीवन रूप है? लुओ याओ वास्तव में इस शब्द को लेकर जिज्ञासु था। दोनों रूममेट्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ अब बहुत दिलचस्प होने वाली है। वैसे मैं वांग ये हूँ, दोपहर हो गई है, चलो साथ में कुछ खाने चलते हैं।
मेरे पास अभी मील कार्ड नहीं है। लुओ याओ को याद आया कि प्रोफेसर ओयांग ने उसे अभी तक कार्ड नहीं दिया था। वांग ये ने चौड़ा मुस्कान बिखेर दी। अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हमेशा से वो क्लासिक लाइन कहना चाहता था, बस मेरा कार्ड स्वाइप कर लो। लुओ याओ ने बस सिर हिला दिया। वांग ये ने लुओ याओ के कंधे पर हाथ डालने के इरादे से हाथ बढ़ाया, लेकिन लुओ याओ की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तुरंत ही उस इशारे से बचाव कर लिया। वांग ये का हाथ हवा में ही रुक गया। फिर उसने झिझकते हुए वह हाथ वू तियानमिंग के कंधे पर रख दिया। यार, ये लड़का तो बड़ा ही टेढ़ा है। तीनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ गए। तुमने अचानक दूर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोग उस व्यक्ति को जानते हो? बाकी लोगों ने भी तुम्हारी नजर का पीछा किया। छात्र परिषद अध्यक्ष, क्या बात है? उसने बहुत सारी डिशेज ली हैं। ये तो बस उनमें से कुछ ही हैं। मैं खाने को लेकर थोड़ा चूजी हूँ। क्या तुम लोग भी इतनी मेहनत करके वो सब लेते? डिंग और वांग दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। ये पैसे और खाने दोनों की बर्बादी है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। उसे डर है कि खाने में नखरों से वह अकेला न पड़ जाए, इसलिए वह समूह में घुलने मिलने के लिए अपनी असलियत छुपाता है। वे करीबी दोस्ती के लिए उपयुक्त नहीं होते। ली मियान ने यह बिना किसी भाव के विश्लेषण किया। वांग ये और तियानमिंग एक बार फिर हैरान रह गए। सिर्फ एक खाने से ही वह किसी के मन को भांप सकता है। वह वाकई कमाल का है। वांग ये मुस्कुराया और अपनी ट्रे से बड़ा चिकन ड्रमस्टिक उठाकर तुम्हें दे दिया। बुरा नहीं है, इनाम के तौर पर यह बड़ा ड्रमस्टिक लो। तुम कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार कर लिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट करने लगा। ये तुम्हारी माँ का कॉल था। टीचर जो उन्हें खाने पर ले गए थे और पता चला कि तुम अपने रूममेट्स के साथ थे। फोन रखने से पहले माँ ने बताया कि स्कूल द्वारा दी गई 5 लाख युआन की इनामी राशि के बारे में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। वह जानना चाहती थी कि तुम इसे कैसे बांटने का सोच रहे हो। मैं सोचकर बताऊंगा। तुमने यूं ही पूछा, क्या तुम्हारे घर वाले चिंतित हैं? तुमने जवाब दिया, नहीं। मेरी माँ ने कहा कि स्कूल की 5 लाख युआन की इनामी राशि आ गई है और पूछा कि मैं इसे कैसे बांटूंगा। लुओ तियानमिंग और वांग ये हैरानी में अपनी चॉपस्टिक गिरा बैठे। ये तो अनजाने में ही बहुत घातक था। बिल्कुल, तुमने वह बात सुनी थी। क्या तुम लोगों को दाखिला लेते समय कोई इनाम नहीं मिला था? वो तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हमने प्रवेश परीक्षा पास की थी। इस विषय में दाखिला मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ कौन सा इनाम मिल सकता था? उनकी प्रतिक्रिया देखकर तुमने समझा और गंभीरता से कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। आगे और भी मौके आएंगे। वे लगभग बेहोश ही हो गए थे। इस स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो बहुत ही सीधी सादी है। वो तियानमिंग ने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम उस इनाम को खर्च करने का क्या सोच रहे हो? शायद एक नया फोन ले लो। तुम्हारे पास जो है उसमें बहुत कम फीचर्स हैं। तुम अपना लाल फोन निकाल कर कहते हो, मुझे ये पसंद है। ये मोग पॉइंट 310X है जो 3 दिन चलता है। क्या इसमें वीचैट या QQ है? नहीं, कॉल या मैसेज काफी है। वांग ये निरुत्तर है। उसे लगता है जैसे तुम उसे ना समझ रहे हो। सबके पास स्मार्टफोन है। क्या तुम्हें मजाक का डर नहीं? वो तियानमिंग तुम्हें प्यार से याद दिलाता है। वे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनकी बुद्धि मेरी बराबरी कर सकती है? बातचीत फिर से उस कंप्यूटर पर आ जाती है। साधारण कंप्यूटर स्कूल के उपकरणों से ज्यादा अच्छे नहीं होते और उनकी कीमत भी कहीं ज्यादा होती है। मुझे इतना लाभकारी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक सुपर कंप्यूटर चाहिए, कोई साधारण घरेलू कंप्यूटर नहीं। वो तियानमिंग और वांग ये तुम्हारी तर्क शक्ति से पूरी तरह हैरान रह गए। एक जीनियस का सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इसी बीच प्रोफेसर ओयांग लुओ याओ के परिवार के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे। चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। उसके बहुत अच्छे रूममेट्स हैं और उसके लिए खास तौर पर एक काउंसलर भी नियुक्त किया गया है। कुछ भी गलत नहीं होगा। सुन शियुलान असल में लुओ याओ को देखने जाना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर ओयांग ने उन्हें मना लिया। प्रोफेसर ओयांग सब कुछ संभाल रहे हैं, लूजू ने जोड़ा। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है। अगर आप ज्यादा चिंता करेंगी तो बाकी छात्र उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। उसकी बहन लुओ जू और उसके पिता लुओ शिंग दोनों ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। अब वह कॉलेज का छात्र है, माता पिता को हर समय उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए, लू शिंग ने कहा। इतनी चिंता मत करो। सुन शियुलान को एहसास हुआ कि वे सही कह रहे हैं और उन्होंने यह मुद्दा छोड़ दिया। अब आपके क्या इरादे हैं? विश्वविद्यालय की कैंटीन में भर्ती चल रही है। काम हल्का है और मैं आपको वहां दिला सकती हूँ। सुन शियुलान थोड़ी हिचकिचाई। प्रोफेसर, आपने तो दुकान खोलने में मदद करने की बात की थी ना? मुझे बस लगा कि दुकान चलाना बहुत थका देने वाला होगा। कैंटीन का काम आसान है। हमें मेहनत से कोई दिक्कत नहीं है। लुओ याओ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करता रहा है। हर रात आधी रात तक पढ़ाई करता था। ओयांग भावुक हो गए। अगर ऐसा है तो मैं आपको पास के कुछ खाली दुकानों को दिखाने ले चलता हूँ। और हाँ, मैंने लुओ जू के लिए स्कूल भी देख लिया है। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही वह शुरू कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। लू परिवार ने उनका बार बार धन्यवाद किया, लेकिन सुन शियुलान की आंखों में चिंता की एक झलक अब भी थी। उन्हें डर था कि लुओ याओ की सीधी सादी प्रकृति के कारण उसे तंग किया जा सकता है। उसी समय लुओ याओ और उसके रूममेट्स क्लास के लिए जा रहे थे। क्या प्रोफेसर शिया छिंग आज दोपहर को पढ़ा रहे हैं? लुओ याओ ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। वह उनसे जल्द मिलना चाहता था ताकि यह तय कर सके कि उसे अपनी EUV तकनीक साझा करनी चाहिए या नहीं। कहना मत कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। प्रोफेसर शिये तो बड़े खतरनाक हैं।
उनकी क्लास में किसी को भी आसानी नहीं होती। उनकी क्लास कल सुबह सबसे पहले है, तुम खुद देख लेना। वू तियानमिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा। वू तियानमिंग ने कुछ नोटबुक्स निकाल ली। तुमने अभी तक कोई स्कूल की चीजें नहीं खरीदी हैं, है ना? ये ले लो, मेरे पास बहुत सारी एक्स्ट्रा हैं। लो याओ ने उसकी इस दयालुता को देखा और मना नहीं किया। उसने एक लाल रंग की नोटबुक चुनी। उसे हमेशा से लाल रंग पसंद था। यह ऊर्जा का प्रतीक है। मुझे जीवंत चीजें पसंद हैं। तो फिर तुम्हें 100 युआन के लाल नोट बहुत पसंद होंगे। वांग ये ने मजाक किया। बिल्कुल, लू याओ ने ईमानदारी से जवाब दिया। वांग ये ने वू तियानमिंग से धीरे से कहा, यह लड़का सच में पैसे बहुत पसंद करता है, लेकिन यह इतना होशियार है कि शायद इसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जब वे कक्षा में पहुंचे तो लुओ याओ सीधे आगे की ओर चला गया। वह पहली पंक्ति के ठीक बीच में बैठ गया। वांग ये हैरान रह गया। क्या बात कर रहे हो? ये कॉलेज है और तुम अब भी पहली पंक्ति में बैठ रहे हो। वू तियानमिंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लुओ याओ की स्थिति याद कर उसने दांत भींचकर उसके बगल में बैठ गया। वांग ये ने थोड़ा बदबदाया, लेकिन आखिरकार हार मानकर वह भी उनके पीछे पीछे बैठ गया। यह एक भौतिकी की कक्षा थी। प्रोफेसर अभी अभी कक्षा में आए थे। प्रोफेसर ने कमरे में नजर दौड़ाई। मैंने सुना है कि हमारे विभाग में एक प्रतिभाशाली छात्र है, वह कौन है? कमरे में मौजूद हर एक की नजर तुरंत लुओ याओ पर टिक गई। प्रोफेसर के ने उसे गौर से देखा। मैंने सुना है कि तुम सिर्फ 16 साल के हो, प्रोफेसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुमने राष्ट्रीय गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है। जी प्रोफेसर, लुओ याओ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। कक्षा में हैरानी की लहर दौड़ गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में, और उसने तीनों राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल किया था। क्या तुम्हें लगता है कि इस सेमेस्टर में चिप से संबंधित भौतिकी के साथ तालमेल बिठा पाओगे? लुओ याओ के जवाब ने कमरे में हलचल मचा दी। कई लोगों को लगा कि वह बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा है। वू तियानमिंग ने उसकी आस्तीन खींची, इशारा किया कि वह रुक जाए। प्रोफेसर के हैरान रह गए। लड़के को विनम्र बनाने और उसकी असली समझ को परखने के लिए प्रोफेसर ने तुरंत पाठ योजना बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे सीधे जटिल समस्या समाधान पर आ जाएंगे। उन्होंने बोर्ड पर पीएन जंक्शन सोलर सेल चिप्स से संबंधित एक सवाल लिखा। उन्होंने कक्षा से शॉर्ट सर्किट करंट निकालने को कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग ये ने निराशा में कराह भरी। प्रोफेसर के ने लुओ याओ की ओर देखा। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उन्हें हल्की सी निराशा हुई। उन्हें लगा कि यह लड़का सिर्फ दिखावा है, असल में कुछ नहीं। जैसे ही प्रोफेसर समझाना शुरू करने लगे, लुओ याओ ने हाथ उठा दिया। प्रोफेसर, आपका सूत्र गलत है। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। सभी ने ब्लैक बोर्ड की ओर देखा, लेकिन किसी को भी कोई गलती नजर नहीं आई। प्रोफेसर के ने भौहें सिकोड़ लीं। खड़े हो जाओ और अपनी बात समझाओ। लुओ याओ ने शांतिपूर्वक पीएन जंक्शन शॉर्ट सर्किट करंट के मूल तर्क को समझाया। उसने इलेक्ट्रॉन और होल के योगदान में अंतर को विस्तार से बताया, फिर मंच की ओर बढ़ गया। उसने बोर्ड पर सूत्र को सही करते हुए उसकी व्युत्पत्ति भी समझाई। जैसे जैसे प्रोफेसर ने तर्क को समझा, उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह लड़का पूरी तरह सही है। वास्तव में उनसे एक छोटी सी अनदेखी गलती हो गई थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रोफेसर के ने कहा कि वे हाल ही में अपने नए पेपर में बहुत व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने अपना व्याख्यान मोड़कर अपने शोध के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उनका ध्यान सौर ऊर्जा पर था, विशेष रूप से फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल ड्राइवरों और चिप पावर सर्किट डिजाइन पर। यही उनका पूर्ण प्रोफेसर बनने का टिकट था। लुओ याओ अंत तक ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसने प्रोफेसर के पेशेवर स्तर का पहले ही स्पष्ट आकलन कर लिया था। क्लास के बाद प्रोफेसर चले गए। वांग ये घबरा गया। भाई, तुमने सबके सामने उन्हें टोक कर बेइज्जती कर दी। अगर वो पीछे पढ़ेंगे गए तो? नहीं पढ़ेंगे, वो ठीक इंसान है, इतने छोटे दिल के नहीं। वू तियानमिंग ने उन्हें वहां से खींच लिया। कक्षा में इस तरह बात मत करो, वू तियानमिंग ने फुसफुसाकर कहा। अगर किसी ने चुगली कर दी तो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। इस मेजर में फेल होने की दर 60% है। भागीदारी तुम्हारे ग्रेड का 30% है। अगर वो मेरी सारी भागीदारी के अंक भी काट लें, तब भी मैं पास हो जाऊंगा, लुओ याओ ने पूरी तरह बेपरवाह होकर कहा। वांग ये ने सिर हिला दिया। यही तो जीनियस का आत्मविश्वास है। लाइब्रेरी कहाँ है? लुओ याओ अचानक जोश में आ गया। वो अगली बिल्डिंग में है। जा रहे हो? मैं प्रोफेसर के पेपर्स पढ़ने जा रहा हूँ। मैं उनकी असली काबिलियत की पुष्टि करना चाहता हूँ। कितना घमंडी है, अभी अभी आया है और पहले ही फैकल्टी में कमियां ढूंढ रहा है। यही एक ख्याल वो तियानमिंग और वांग ये के दिमाग में चल रहा था। अगर उसने प्रोफेसर को नाराज कर दिया तो अगले 4 साल कैसे काटेगा? चलो खाने चलते हैं, यहाँ की स्लाइस्ड चिकन तो मशहूर है। मेरी तरफ से। लुओ याओ एक तरफ हट गया और सिर हिला दिया। मुझे भूख नहीं है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। वह चला गया। तुम सोचते हो सब तुम्हारे जैसे हैं, जिनके दिमाग में बस खाना ही रहता है। वो एक जीनियस है, वांग ये। अरे ये पर्सनल अटैक क्यों? 2 दिन पहले तो तुमने कहा था कि मेरी भूख एक गुण है, अब ऐसे ही मुझे छोड़ रहे हो। वू तियानमिंग वांग ये की शिकायतें सुनकर सिहर उठे। बहुत बकवास मत करो, हमें उसका पीछा करना होगा। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम दोनों ही नतीजे नहीं संभाल पाएंगे। मुझे तो खुद को नैनी जैसा लग रहा है। आमतौर पर तुम काफी तेज हो, वांग ये।
अब तक तुम्हें समझ क्यों नहीं आया कि क्या चल रहा है? हमारे डॉर्म के असली लड़कों को अचानक बाहर क्यों भेजा गया ताकि हम ही उसकी देखभाल कर सकें? क्या तुमने कभी देखा है कि 6 लोगों के डॉर्म में सिर्फ 3 लोग हों? वू तियानमिंग ने फुसफुसाकर कहा। वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ओह बाप रे, तो हम असल में उसके सहारे बेहतर कमरा पा रहे हैं? और क्या सोच रहे थे तुम? जो लड़का यहाँ होना चाहिए था उसने मुझे मैसेज किया कि उसे दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया गया है। आमतौर पर अलग अलग विषयों के छात्रों को जगह भरने के लिए मिला दिया जाता है, लेकिन हमारे डॉर्म में बिस्तर खाली है और उन्हें भरा नहीं जा रहा। तुम्हें लगता है ये हमारे कारण है? नहीं, ये उसके कारण है। स्कूल ने उसे सिर्फ आने के लिए 5 लाख रेनमिन दिए हैं। अगर अब तक तुम उसकी अहमियत नहीं समझ पाए हो तो तुम अंधे हो। वो VIP है, लेकिन उसके साथ रहना आसान भी नहीं है। वांग ये बड़बड़ाता हुआ चलते रहे। शिकायत करना बंद करो, वो दिल का साफ है। एक जीनियस दोस्त होने के सिर्फ फायदे ही हैं। वू तियानमिंग व्यावहारिक सोच वाला था, वो दूर की सोचता था, लेकिन वांग ये अब भी चिंतित था। अगर उसने वाकई प्रोफेसर के काम में कोई गलती ढूंढ ली तो? वू तियानमिंग हंस पड़ा। वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनके शोध में खामियां ढूंढना इतना आसान नहीं है। लो याओ तो बस पेपर पढ़ने जा रहा है, कोई लड़ाई शुरू करने नहीं। वैसे भी प्रोफेसर के ने पूरी क्लास को वो पेपर पढ़ने को कहा है। अब बहुत बातें हो गईं, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। वांग ये ने अपनी चाल तेज कर दी, जिससे वो तियानमिंग सिर हिलाता रह गया। उसने कभी किसी को अपने रूममेट को खुश करने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था। लुओ याओ को प्रवेश द्वार पर रोक लिया गया क्योंकि उसके पास अभी लाइब्रेरी कार्ड नहीं था। अंदर पहुंचने के बाद लुओ याओ खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। ये जगह कितनी बड़ी है। वो आमतौर पर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का आकार वाकई हैरान कर देने वाला था। तुम्हें ये बड़ी लग रही है? तुम्हें राजधानी की लाइब्रेरी देखनी चाहिए। वांग ये शेखी बघारने ही वाला था, लेकिन वू तियानमिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। सोचो वो कहां से आया है? वू तियानमिंग ने फुसफुसाकर कहा। वांग ये तुरंत चुप हो गया। लुओ याओ एक छोटे से कस्बे से था। एक छोटे कस्बे की लाइब्रेरी शायद सिर्फ एक कमरा ही होती। ये तो एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। चलो, तुम्हें वे सेमीकंडक्टर जर्नल्स ढूंढने थे ना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करो। वू तियानमिंग उसे एक टर्मिनल तक ले गया। लुओ याओ ने इससे पहले कभी यह खास सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह हर सिस्टम की तर्क शक्ति समझता था। उसने कुछ ही सेकंड में अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। वे दोनों दूसरी मंजिल पर सेक्शन A की पंक्ति 11 में गए। लुओ याओ ने एक जर्नल उठाया और बैठ गया। वह तुरंत बाकी दुनिया से कट गया, पूरी तरह से उस लेख में डूब गया। वू तियानमिंग और वांग ये वहां बस खड़े रहकर असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इधर उधर से कोई भी किताब उठाकर पलटना शुरू कर दिया। लुओ याओ की पढ़ने की गति तो गजब थी। जब तक वे कुछ पन्ने ही पलट पाए थे, वह पूरा जर्नल पढ़ चुका था। लुओ याओ ने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर ची की काबिलियत दरअसल काफी औसत है। वांग ये का चेहरा पीला पड़ गया और वह फुसफुसाया, आवाज धीमी रखो। क्यों? अगर उसकी काबिलियत कमजोर है तो मैं यह क्यों नहीं कह सकता? सच बोलना क्या कोई जुर्म है? इस पेपर में गलतियां हैं, मुझे उसे ढूंढना है और खुद जाकर बताना है। लुओ याओ खड़ा हो गया, जैसे अभी वहीं से निकलने वाला हो। वांग ये झपट कर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वांग ये के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम उसे सबके सामने पूरी तरह अपमानित कर दोगे। वू तियानमिंग ने जल्दी से फुसफुसाया, शायद तुमने ही गलत पढ़ लिया हो। ये डेटा बार बार किए गए प्रयोगों से आया है। तुमने इसे सिर्फ 30 मिनट ही देखा है। तुम इतनी आसानी से कोई कमी कैसे ढूंढ सकते हो? मैंने प्रयोग तो नहीं किए, लेकिन उसके पेपर की तर्क शक्ति में खामी है। मुझे उसे बताना ही होगा। अपने पुराने स्कूल में मैं हमेशा शिक्षकों की गलतियां सुधारता था, उन्हें इससे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वू तियानमिंग पास आकर झुक गया। ये तुम्हारे पुराने स्कूल जैसा नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्यादातर अपने टाइटल और ग्रांट्स के लिए पेपर प्रकाशित करते हैं। लोग आमतौर पर छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रोफेसर के हमारे अगले 4 सालों के शिक्षक हैं। अगर तुम झगड़ा करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्यों? क्या अकादमिक जगत झूठ पर टिका होना चाहिए? लो याओ की दुनिया सिर्फ काली और सफेद थी। 1 मतलब 1 और 2 मतलब 2। अगर विज्ञान को सामाजिक शिष्टाचार के लिए समझौता करना पड़े तो शोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, मैं उसे बताने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। वू तियानमिंग और वांग ये ने राहत की नजरों से एक दूसरे को देखा। अगर तुम सच में गलतियां बताना चाहते हो तो प्रोफेसर के को एक ईमेल भेज दो। मुझे यकीन है कि अगर वह इसे निजी तौर पर पढ़ेंगे तो इसे गंभीरता से लेंगे। वू तियानमिंग ने तुरंत यह सुझाव एक बीच का रास्ता निकालते हुए दिया। ईमेल भेजना सार्वजनिक टकराव से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। लुओ याओ ने ऊपर देखा। क्या वह सच में इसे ठीक करेगा? क्या वह सुधार प्रकाशित करेगा? वांग ये ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, शायद नहीं। जर्नल तो पहले ही छप चुका है। संपादकों से संपर्क करके इसे ठीक कराना बहुत झंझट भरा है। लुओ याओ कंप्यूटर एरिया की ओर गया। वू तियानमिंग और वांग ये का दिल धड़कना रुक गया और वे जल्दी से उसके पीछे भागे। लुओ याओ ने अपना इनबॉक्स खोला और ईमेल टाइप करना शुरू किया। दोनों रूममेट्स पीछे हट गए और फुसफुसाए, कम से कम हमने आमने सामने की मुसीबत तो टाल दी। अगर प्रोफेसर के ईमेल को नजरअंदाज भी कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लुओ याओ बस बहुत ईमानदार है। आखिर कौन ऐसे प्रोफेसरों को नाराज करता फिरता है?
बस उम्मीद है कि प्रोफेसर छोटे मन वाले नहीं हैं जो बदला रखते हों। वह अभी जवान है और दुनिया कैसे चलती है यह अभी नहीं समझता। लुओ याओ की उंगलियां कीबोर्ड पर गजब की रफ्तार से चल रही थीं। वे लोग अभी झुककर कंटेंट पढ़ भी नहीं पाए थे कि उसने पहले ही सेंड दबा दिया। यह तो बहुत तेज था, वांग यी ने मन ही मन सोचा। वैज्ञानिक गलती को साबित करने के लिए आमतौर पर हजारों शब्दों का डेटा चाहिए होता है। उसे लगा कि ईमेल बहुत छोटा है, इसलिए वह शायद ही किसी को प्रभावित करेगा और संभवतः नजरअंदाज कर दिया जाएगा। क्या हम अब डॉर्म वापस जा रहे हैं या मैं यहीं रुककर पढ़ना चाहता हूँ? लुओ याओ ने जवाब दिया। उसे अपनी पढ़ाई को बाहरी दुनिया के लिए स्वाभाविक दिखाना था। अगर वह बिना किताब खोले ही सब कुछ जानता रहता तो लोग शक करने लगते। उसे मेहनती छात्र दिखना था। लुओ याओ ने रूममेट्स से कहा, तुम उन पक्षियों जैसे हो जिन्हें जल्दी उड़ना होगा। तुम होशियार नहीं हो पर मेहनत से दूसरों की बराबरी कर पाओगे। तू तो। वांग ये गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन वो तियानमिंग ने उसे रोक लिया। लाइब्रेरियन ने तुरंत उन्हें फुफकारते हुए चुप रहने और बैठ जाने को कहा। दोनों वापस जाकर गेम खेलना चाहते थे, लेकिन लुओ याओ की होशियार नहीं हो वाली बात चुप गई थी। उन्होंने दांत भींच लिए और वहीं रुके रहे, ये साबित करने के लिए कि वे धीमे पक्षी नहीं हैं। वो तियानमिंग तो असल में डॉर्म लौटकर बस पड़े रहना चाहता था, लेकिन लुओ याओ की एकाग्रता देखकर उसमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना जाग गई। उन्होंने पूरा दोपहर वहीं बिताया, शाम के 6 बजे तक। आखिरकार वांग ये को उन्हें डिनर के लिए घसीटकर बाहर ले जाना पड़ा। रास्ते में लुओ याओ को प्रोफेसर ओयांग का फोन आया। उसे पहले कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए कहा गया था। वू तियानमिंग का मन तो यूनिवर्सिटी टाउन के छोटे रेस्टोरेंट्स में खाने का था, लेकिन उसे मजबूरी में साथ जाना पड़ा। प्रोफेसर ओयांग थोड़ी ही देर में आ गए। ये रहा तुम्हारा कैंपस कार्ड, ये तुम्हारी आईडी, चाबी और वॉलेट है। हर महीने की पहली तारीख को स्कूल इसमें अपने आप 1500 युआन डाल देगा। ये कैफेटेरिया और यूनिवर्सिटी टाउन की ज्यादातर दुकानों में स्वीकार किया जाता है। तुम्हारी छात्रवृत्तियां और अनुदान, तुम्हारे रिकॉर्ड पूरी तरह ट्रांसफर होने के करीब 2 हफ्ते बाद मिल जाएंगे। प्रशासन अभी कागजी कार्रवाई को तेजी से पूरा कर रहा है। लुओ याओ ने कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसका पहला सवाल अपने परिवार के बारे में था। क्या मेरी बहन का स्कूल भी पूरी तरह तय हो गया है? मैं उसे कल नामांकन के लिए ले जा रहा हूँ। यहाँ बसने में सब ठीक है ना? लुओ याओ ने बस हल्के से सिर हिला दिया। प्रोफेसर ओयांग ने उसे कुछ और सुझाव दिए और फिर चले गए। क्या इसमें सच में पैसे हैं? क्या तुम्हें रिचार्ज करना सिखाएं? वांग ये ने पूछा। प्रोफेसर ओयांग ने कहा कि स्कूल ने पहले ही इसमें 1500 डाल दिए हैं। वांग ये हैरान रह गया। स्कूल वाकई में प्रतिभाओं के मामले में कोई कंजूसी नहीं करता। तो फिर आज रात का खाना तुम्हारे जिम्मे? वांग ये ने मजाक किया। बिल्कुल, लुओ याओ ने बिना झिझक के हामी भर दी। उन्होंने पहले उसे खाना खिलाया था, तो एहसान लौटाना तो बनता ही है। उसकी नजर में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना एक समझदारी भरा कदम था। उस रात वे लोग सीख कबाब खाने बाहर गए। बिल 117 युआन आया। बाकी दोनों के लिए यह मामूली रकम थी, लेकिन लुओ याओ के लिए यह एक बड़ा इशारा था। रात तो शांत रही, लेकिन अगली सुबह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के ग्रुप चैट में हलचल मच गई। क्या तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर जर्नल में ताजा एराटा देखा? नए अंक में एक सुधार अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रकाशित किया गया था। जरूर किसी बड़े आदमी ने संपादकों को इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए विस्तृत प्रमाण भेजा होगा। कौन सा पेपर निशाने पर आया? प्रोफेसर की का नवीनतम पेपर, जो फोटोवोल्टेइक सेल मॉड्यूल के रखरखाव पर था। उनकी पावर सर्किट डिजाइन में 5 बड़ी गलतियां बताई गई थीं। वो विशेषज्ञ कौन था? नाम था याओ लुओ, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना था। पूरा विभाग इस रहस्यमय शख्स के बारे में चर्चा कर रहा था। घरेलू सेमीकंडक्टर सर्कल वास्तव में काफी छोटा है। अधिकांश विशेषज्ञ तो घर घर में पहचाने जाते हैं, लेकिन इस वाले के बारे में ऑनलाइन एक भी जानकारी नहीं थी। इसी बीच प्रोफेसर की अपने थर्मस के साथ ऑफिस में थे और जो भी सुनना चाहता था उससे अपनी शेखी बघार रहे थे। वो इस सेमेस्टर में प्रकाशित अपने पेपर्स की संख्या पर डींग मार रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अब उनके पास एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पर्याप्त पेपर हैं। बाकी शिक्षक जल रहे थे। प्रोफेसर अपनी अगली चाल की योजना बना चुके थे और लुओ याओ को शोध में गुलाम बनाने की सोच रहे थे। उन्हें लगा कि वह लुओ याओ की सफलता के सहारे बहुत जल्दी पूर्ण प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक उसी समय उनका फोन बजने लगा। जैसे ही उन्होंने कॉलर की बात सुनी, उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने सामान्य दिखने की कोशिश की। उन्होंने कप धोने का बहाना बनाया और जल्दी से बगीचे में जाकर निजी कॉल करने लगे। उनकी आवाज धीमी और गुस्से से भरी फुफकार थी। मुझे लगा तुमने कहा था डेटा सही है, कोई समस्या नहीं है। जर्नल संपादक का कॉल आ रहा है, पेपर में सब गड़बड़ है। संपादक बहुत नाराज हैं। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? इसे ठीक करो, वरना अनुबंध उल्लंघन की फीस तुम्हें चुकानी पड़ेगी। प्रोफेसर के ने फोन काटा, घबराकर इधर उधर देखा और जल्दी से वहां से चले गए। डॉर्म 606 में वू तियानमिंग अभी अभी जागे थे। उन्होंने देखा कि लुओ याओ पहले से ही तैयार होकर अपनी डेस्क पर पढ़ाई कर रहे हैं। यार, तुम्हारा शेड्यूल क्या है? आखिर कौन इतनी सुबह पढ़ाई करने के लिए उठता है? वू तियानमिंग ने उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, लेकिन लुओ याओ ने सिर तक नहीं उठाया। उनकी नजरें किताब पर ही टिकी थीं। वांग ये भी नींद से उठे, आंखें उनींदी थीं।
उसने लू याओ की ओर देखा और तुरंत फिर से लेट गया। क्या हम वाकई इतने आलसी हैं? कम से कम हमने कल रात गेम तो नहीं खेला था। उन्होंने गेम खेलने का प्लान बनाया था, लेकिन लुओ याओ ने इसे समय की बर्बादी कह दिया था। उनकी उस एक बात ने सबका मूड ही खराब कर दिया था। गेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने में समय बिताना पढ़ाई करने जितना कीमती नहीं है। असल पढ़ाई कहीं बेहतर है। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? लुओ याओ ने ऊपर देखा। अभी नहीं, मैं बस कुछ स्नैक्स खा लूंगा। स्नैक्स खाना कोई असली खाना नहीं है, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वू तियानमिंग ने अपना फोन उठा लिया और ग्रुप चैट में 99 से ज्यादा मैसेज देखकर हैरान रह गया। वांग ये झुककर देखने लगा। उन्होंने चैट स्क्रॉल की और प्रोफेसर के पेपर की खबर देखी। उसके उजागर होने की खबर सुनकर वू तियानमिंग एकदम सीधा बैठ गया। तियानमिंग, क्या तुमने ये देखा? अब वू तियानमिंग पूरी तरह जाग चुका था। दोनों रूममेट्स ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये याओ लुओ हो सकता है? वांग ये की आवाज कांप रही थी। तुमने वो ईमेल कल रात भेजा था और आज ही सुधार आ गया। याओ लुओ तो बस तुम्हारा नाम उल्टा है। वह लुओ याओ के पास चला गया। क्या तुमने कल प्रोफेसर के को वो ईमेल भेजा था? लुओ याओ ने ऊपर देखा, उलझन में। नहीं, मैंने वो सीधे सेमीकंडक्टर जर्नल के संपादकों को भेजा था। क्या? वू तियानमिंग और वांग ये दोनों एक साथ चिल्ला उठे। तुमने कहा था अगर मैं उन्हें भेजता तो शायद वो इसे ठीक नहीं करते। अगर दूसरे शोधकर्ता उनके पेपर का हवाला देते तो वे गलत जानकारी का इस्तेमाल करते। रूममेट्स की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वू तियानमिंग को तुरंत अपने पिछले दिन के शब्दों पर पछतावा हुआ। वह तो बस लुओ याओ को यह मामला छोड़ने के लिए कह रहा था। इसके बजाय उसने गलती से उसे प्रोफेसर के ऊपर जाकर बात करने का विचार दे दिया था। अब तुमने प्रोफेसर की को पूरी तरह से अपमानित कर दिया है। तुमने बात क्यों नहीं मानी? अगर उन्हें पता चल गया कि ये तुम थे। वू तियानमिंग बिस्तर से झटपट उठा और वांग ये को एक तरफ खींच लिया। हमें एक योजना बनानी होगी। अब क्या करें? हम कोशिश कर सकते हैं कि हम याओ लुओ को नहीं जानते, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता। शायद मुझे अपने पापा को फोन करना चाहिए। वे यूनिवर्सिटी नेतृत्व को जानते हैं और पहले से दान देने की सोच रहे थे, जिससे उसे बचाने में मदद मिलेगी। वू तियानमिंग ने लंबी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि उसकी जैसी प्रतिभा किसी शिक्षक के कारण बर्बाद हो। यही मौका है। लुओ याओ उन्हें देख हैरान था। मैंने बस उनकी गलतियां बताई थीं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मुझे इसके लिए निशाना क्यों बनाया जाएगा? लुओ याओ ने पूछा। वू तियानमिंग ने कड़वा सा हंसते हुए कहा, तुम सच में नहीं समझते कि दुनिया कैसे चलती है। विश्वविद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। ये तुम्हारे ग्रेड्स और भविष्य से जुड़ा है। अगर सह सकते हो तो बस सह लो। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, सामाजिक खेल खेलने नहीं। अगर शिक्षक की गलतियों का जिक्र भी नहीं कर सकते तो क्या मुझे बस गलतियों को वैसे ही रहने देना चाहिए? इसी समय वांग ये ने अपने फोन की ओर देखा। उसका चेहरा अचानक बहुत बदल गया। ग्रुप चैट में लिखा है, प्रोफेसर के तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्हें इतनी जल्दी पता चल गया? वू तियानमिंग भी अपना आपा खो बैठा। वह अपने पिता को फोन करने ही वाला था। अभी फोन मत करो, चलो उसके साथ चलते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो बाद में भी देर नहीं होगी। वांग ये ने उसे रोक लिया और दोनों लुओ याओ के साथ ऑफिस गए। रास्ते में वे बार बार उसे कम से कम बोलने के लिए कहते रहे। जवाब मत देना। लुओ याओ को लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने उनके गंभीर चेहरे देखे तो उसने सिर हिला दिया। ऑफिस में लुओ याओ अकेले अंदर गया। प्रोफेसर के ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वू तियानमिंग और वांग ये के पास कोई चारा नहीं था। वे दरवाजे से लगकर बातें सुनने लगे। क्या तुमने मेरी रिसर्च पेपर के बारे में सेमीकंडक्टर जर्नल को वह ईमेल भेजी थी? के की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, जिसे वह दबाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, लुओ याओ ने जवाब दिया। आपके पेपर में 5 गलतियां हैं प्रोफेसर। क्या आपको चाहिए कि मैं उन्हें विस्तार से समझाऊं? बाहर खड़े दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हैरानी में लगभग खून थूकने वाले हो गए। यह आदमी तुम्हें पूछताछ करने आया है और तुम उसे लेक्चर देना चाहते हो? तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर के गुस्से से तमतमा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारपूर्ण शिक्षक की आवाज में दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर के, मैं एक छात्र हूँ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? लुओ याओ ने मन ही मन भौहें सिकोड़ लीं। उसे सामने वाले आदमी को थोड़ा मंद बुद्धि तक लगने लगा। वह इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकता है? अब वह उससे और बात नहीं करना चाहता था। चूंकि तुम एक छात्र हो जिसने समस्या ढूंढी, तो क्यों तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए, बल्कि सीधे जर्नल के संपादकों से संपर्क किया? लुओ याओ की आवाज शांत बनी रही। बाहर वांग ये ने फुसफुसाकर कहा, प्रोफेसर के तो अब निश्चित ही उसे निशाना बनाएंगे। अभी अपने माता पिता को फोन करो। वू तियानमिंग अपना फोन निकाल ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। क्या प्रोफेसर के अंदर हैं? प्रोफेसर शिया। वू तियानमिंग ने मुड़कर देखा कि विभागाध्यक्ष शिया छिंग 2 अन्य विश्वविद्यालय के नेताओं के साथ खड़े हैं। वू तियानमिंग और वांग ये तुरंत सतर्क हो गए। वे घबराए हुए शिया छिंग की ओर देखने लगे। विभागाध्यक्ष द्वारा उनकी बातें सुनते हुए पकड़े जाने से वे घबरा गए। प्रोफेसर, कृपया गलत मत समझिए। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और चिल्लाने की आवाज सुनी तो रुककर देखने लगे। वांग ये ने पूरी कोशिश की बात समझाने की, माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए। शिया छिंग ने उसे तीखी नजर से देखा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने सख्ती से पूछा, क्या प्रोफेसर के अंदर हैं?
वू तियानमिंग और वांग ये ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। वांग ये तो खुशामद में एक कदम आगे भी बढ़ गया। प्रोफेसर, क्या हम आपके लिए दरवाजा खटखटाएं? शियाचिंग ने हल्की सी स्वीकृति में सिर हिलाया। अनुमति मिलते ही वांग ये ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। प्रोफेसर के ने दरवाजा खोला और वांग ये को देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, उन्होंने एक किनारे से शियाचिंग और बाकी लोगों को देख लिया। उनका हाव भाव तुरंत बदल गया। डायरेक्टर वेई, वाइस डीन हान, प्रोफेसर शिया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शियाचिंग ने शांत और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, हमें आपके पेपर पर चर्चा करनी है। क्या अभी समय है? प्रोफेसर ची नेतृत्व के अचानक आने से हैरान थे। वह घबराकर तीनों को अंदर ले गया। तभी उसे याद आया कि लुओ याओ अभी भी वहीं खड़ी है। उसने जल्दी से उसे हाथ के इशारे से टाल दिया। वह नहीं चाहता था कि प्रोफेसर शिया और बाकी लोग उनके बीच हुई बहस के बारे में जाने। शियाचिंग ने लुओ याओ की जाती हुई पीठ को सोचते हुए देखा। उन्होंने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा जब तक ऑफिस का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई। अंदर माहौल तुरंत भारी और घुटन भरा हो गया। ऑफिस के बाहर वू तियानमिंग ने लुओ याओ को बाहर आते देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और वांग ये को छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी अभी तुम प्रोफेसर शिया के लिए रास्ता दिखाने में कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो गए थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तो वहां लगभग डर के मारे मर ही गया था। वांग ये ने अपना माथा पोंछा। ऐसा दिखा जैसे वह अब भी उस मुठभेड़ से डरा हुआ हो। निकलते हैं, नाश्ता नहीं किया और बहुत भूख लगी है। चलो कोई जगह ढूंढते हैं खाने के लिए, वो तियानमिंग ने सुझाव दिया और पहले ही सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वांग ये ने ऑफिस के दरवाजे को ललचाई नजरों से देखा और फुसफुसाया, रुको, क्या हमें सुनना नहीं है? हम पहले ही एक बार पकड़े जा चुके हैं। एक दिन में इतना काफी है। अगर तुम्हें छुपकर सुनना है तो अपने समय पर करना। वो तियानमिंग ने लो याओ को खींच लिया। ये देखकर वांग ये को एहसास हुआ कि उसे पीछे छोड़ा जा रहा है। वह अकेला नहीं रहना चाहता था और जल्दी से उनके पीछे हो लिया। रास्ते में वो तियानमिंग ने पूछा कि प्रोफेसर के ने ऑफिस में क्या कहा था। बातचीत को याद करते हुए लो याओ के चेहरे पर दुर्लभ घृणा की झलक आई। वो टूटा हुआ है। वो यही रटता रहा कि मैंने संपादकों को सीधा ईमेल क्यों भेजा, पहले उसके पास क्यों नहीं गया। अच्छा हुआ मैं नहीं गया, वैसे भी वो नहीं समझता। वो तियानमिंग और वांग ये चुप हो गए। लुओ याओ को सिर्फ वैज्ञानिक सत्य की परवाह थी। प्रोफेसर के को सिर्फ अपने आप को बचाने की चिंता थी। वे तो जैसे एक ही ग्रह पर भी नहीं थे। प्रोफेसर के ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे लुओ याओ जैसा जिद्दी और अडिग इंसान मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो, प्रोफेसर के अभी सिर्फ एक सामान्य व्याख्याता हैं। वह इस समय एसोसिएट प्रोफेसर बनने की कोशिश में लगे हैं। उनकी पदोन्नति सीधे तौर पर उनके प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या से जुड़ी है। आज जो हुआ उससे उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वो शोध पत्र अब उसकी मूल्यांकन में बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा, वो तियानमिंग ने स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कहा। उसकी काबिलियत के हिसाब से तो वैसे भी वह एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है। दोनों रूममेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। लुओ याओ ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वांग ये अचानक सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गड़बड़ हो गई कि कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि डीन को मैंने फोन किया था। वू तियानमिंग का दिल भी बैठ गया। अब तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि उसका प्रमोशन ना हो, वरना हम गए काम से। उस बारे में सोचना बंद करो। मुझे इतनी भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। मेरी ब्लड शुगर गिर रही है, वांग ये कराहते हुए बोला। उसने तुरंत सुझाव दिया कि चलो दूसरी कैंटीन में जाकर तीखा हॉट पॉट खाते हैं। लुओ याओ ने मना करने की कोशिश की। वह लाइब्रेरी जाना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। चूंकि वो तियानमिंग का बचपन दवाओं के माहौल में बीता था, इसलिए वह सेहत और पोषण को लेकर खासा संवेदनशील था। लुओ याओ ने पलकें झपकाईं। उनकी जिद देखकर वह थोड़ा हक्का बक्का सा लग रहा था। वह सिस्टम की जटिल गणनाएं पूरी करने में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी बुनियादी जरूरतों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। वह सच में उलझन में दिख रहा था। ये देखकर वो तियानमिंग और वांग ये को अपने रूममेट की असलियत समझ में आ गई। अपने ख्याल रखने के मामले में लुओ याओ पूरी तरह से बेबस था। चलो, बड़ा भाई तुम्हें खाना खिलाने ले जा रहा है। तुम्हें अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। खाना ही असली ईंधन है। खाली पेट तुम कुछ भी कैसे सीख पाओगे। वांग यी ने लुओ याओ का हाथ पकड़ लिया और उसे कैफेटेरिया की ओर घसीटने लगा। लुओ याओ ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके जिद्दी दोस्तों ने उसे पहले ही खींच लिया था। वे लगातार उसे समझाते रहे जब तक कि आखिरकार उसने हार नहीं मान ली। उसने सोचा कि चलो इनके साथ ही चला जाता हूँ। खाना खाने के बाद तीनों खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रहे थे। वांग यी बहुत भूखा था। उसने एक कटोरा खाना चट कर दिया और तुरंत दूसरा लेने चला गया। वह तब तक रुकने वाला नहीं था जब तक उसका पेट पूरी तरह भर न जाए। सुबह पहले ही बहुत लंबी हो चुकी थी। लुओ याओ ने अपना खाना जल्दी और चुपचाप खत्म कर लिया। दोपहर के खाने के बाद वह सीधे लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। रास्ते में एक छोटा सा ठहराव करते हुए वह एक डिजिटल शॉप में गया और एक हाई कैपेसिटी हार्ड ड्राइव खरीदी। फिर वह सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित कंप्यूटर लैब की ओर बढ़ गया। यह लंच ब्रेक का मध्य था, इसलिए लाइब्रेरी शांत थी।
कंप्यूटर लैब लगभग खाली थी, जो ठीक वही था जिसकी उसे जरूरत थी। एक बार जब वह बैठ गया तो वह अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह अनजान हो गया। उसे यह तक पता नहीं चला कि वो तियानमिंग और वांग यी उसका पीछा करते हुए अंदर आ गए थे। वह पूरी तरह डूब चुका था, दिल और दिमाग से। उसने अपने दिमाग में जटिल उच्च स्तरीय तकनीकी डेटा को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसके लिए ईडा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये कोड के रूप में छुपा हुआ एक औद्योगिक पावर हाउस था। घरेलू उद्योग के पास उसकी वृद्धि का समर्थन करने के लिए पूरी सप्लाई चेन नहीं थी। यही वह मूल कारण था जिसकी वजह से स्थानीय विकास पिछड़ रहा था। ईडा सप्लाई चेन के शीर्ष पर बैठता है, जो डिजाइन, निर्माण और परीक्षण को नियंत्रित करता है। केवल निरंतर एकीकृत अनुकूलन के माध्यम से ही एक वास्तविक तकनीकी बाधा बनाई जा सकती है। घरेलू चिप उद्योग की वर्तमान स्थिति पर शोध करने के बाद लो याओ के पास एक योजना थी। अगर वह परिपक्व ईडीएस सॉफ्टवेयर बना सकता तो यह बाकी उद्योग को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता। यह वही बड़ी सफलता होती जिसकी घरेलू चिप उद्योग को सख्त जरूरत थी। यह तकनीक उसके लिए पहले से ही सहज थी, इसलिए उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह सर्किट डिजाइन और मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में डूब गया, कोड की दुनिया में खो गया। इसी दौरान वो तियानमिंग और वांग यी पास ही बैठे थे, बोरियत से परेशान। वे बस इधर उधर की वेबसाइट्स देख रहे थे और क्लास ग्रुप चैट चेक कर रहे थे। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। वे पूरी तरह से हैरान होकर अपनी स्क्रीन को घूरने लगे। वो तियानमिंग का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। ग्रुप चैट में मानो धमाका हो गया था। ये खबर हर जगह फैल गई थी। प्रोफेसर के को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जा रहा था। लुओ याओ द्वारा गलतियां रिपोर्ट करने के बाद जर्नल ने के सभी पुराने कामों को चिन्हित कर दिया था। शैक्षणिक समिति ने पता लगाया कि उसके ज्यादातर पेपर घोस्टराइटर्स से खरीदे गए थे। पूछताछ के दौरान वह तुरंत टूट गया था। अब छात्र बदला लेने के लिए तैयार थे। वे सभी उसकी सजा की मांग कर रहे थे। वो तियानमिंग ने पढ़ना खत्म किया। वह स्तब्ध रह गया। उसने वांग यी की ओर देखा। वे तो बस एक गलती सुधारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस आदमी का करियर ही खत्म कर दिया था। पेपर खरीदना सबसे बड़ा शैक्षणिक अपराध है। विश्वविद्यालय को कार्रवाई करनी ही थी। उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी। वह शैक्षणिक जगत में पूरी तरह से समाप्त हो गया था। रुको, क्या इसका मतलब है कि अब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? वांग यी ने उत्साहित स्वर में पूछा। दोनों लुओ याओ की कार्यकुशलता से पूरी तरह हैरान थे। उसने सिर्फ एक गलती की रिपोर्ट नहीं की थी, बल्कि एक पूरे करियर का पतन शुरू कर दिया था। अब उनकी अगली कक्षा शुरू होने का समय लगभग आ गया था। समय नजदीक आते ही लुओ याओ ने अपनी प्रगति नए हार्ड ड्राइव पर सेव कर ली। उसने कंप्यूटर बंद किया और खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार। वो तियानमिंग तुरंत दौड़कर आया, बड़ी खबर साझा करने के लिए उत्साहित था। लुओ याओ, क्या तुमने सुना? प्रोफेसर के को निकाल दिया जा रहा है। इस खबर पर लुओ याओ ने बस हल्का सा उदासीन कंधा उचका दिया। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सिर्फ एक पेपर में कुछ गलतियों की वजह से निकाल दिया गया। नहीं, उसने अपने सारे पेपर खरीदे थे। ये धोखाधड़ी है, वो तियानमिंग ने समझाया। लुओ याओ ने बस सिर हिला दिया। वह तो शुरू से ही शिक्षक बनने के लायक नहीं था। फिर उसने पूछा, क्या अगली कक्षा प्रोफेसर शियाचिंग के साथ है? वो तियानमिंग ने सिर हिलाया। लुओ याओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, हालांकि उसकी आवाज अब भी सतर्क थी। मैं वास्तव में प्रोफेसर शिया की कक्षा का इंतजार कर रहा हूँ। वांग यी और वू तियानमिंग उसके पीछे फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि वह शियाचिंग पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। इसी समय शियाचिंग एक साइड पथ से बाहर आ गईं। वांग यी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह तुरंत घबरा गया। उसने किसी तरह चापलूसी करके स्थिति संभाली और दोनों जल्दी जल्दी कक्षा की ओर बढ़ गए। कोई विकल्प न होने पर वे घबराए हुए लुओ याओ के ठीक बगल में बैठ गए। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे कठिन कोर्स था। शियाचिंग की सख्ती के कारण उन्हें महान दानव राजा का उपनाम मिला था। घंटी बजते ही शियाचिंग परीक्षा पत्रों का एक बंडल लेकर कक्षा में आ गए। उन्होंने सीधे मुद्दे पर आकर बात शुरू की। आज पॉप क्विज है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। अचानक हुए इस टेस्ट से सभी हैरान रह गए। वू तियानमिंग और वांग यी डर के मारे पीले पड़ गए। कोर्स इतना कठिन था कि वे अभी तक बुनियादी बातें भी नहीं समझ पाए थे। शियाचिंग ने लुओ याओ की ओर देखा। उनका लहजा थोड़ा नरम हो गया। चूंकि तुमने पूर्व आवश्यकताएं पूरी नहीं की हैं, इसलिए तुम यह टेस्ट छोड़ सकते हो। यह टेस्ट बहुत व्यापक था। जिसके पास बिल्कुल भी आधार नहीं है, वह तो शुरू भी नहीं कर पाएगा। लुओ याओ ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं टेस्ट दूंगा। पूरी कक्षा हैरान रह गई और उसे दया भरी नजरों से देखने लगी। उन्हें लगा कि उसे बस यह एहसास नहीं है कि कोर्स कितना कठिन है। पूरी कक्षा में सामूहिक आहटों की आवाज गूंज उठी। सभी के चेहरे उदास थे, यहाँ तक कि पढ़ाई के प्रतिनिधि को भी शुरू करने में दिक्कत हो रही थी। शियाचिंग कक्षा में टहल रहे थे, छात्रों की एकाग्रता को देख रहे थे। उनके खाली और उलझन भरे चेहरे देखकर उनके दिल में निराशा भर गई। उन्हें लगा कि इस साल का बैच बहुत कमजोर आधार वाला है। अचानक लुओ याओ ने अपना हाथ उठा दिया। प्रोफेसर, मैं पूरा कर चुका हूँ। क्या मैं इसे जमा कर सकता हूँ? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी को विश्वास नहीं हुआ। वे मान रहे थे कि उसने बस यूं ही कुछ भी लिख दिया है। शियाचिंग उसकी डेस्क के पास गए और पेपर उठाकर देखने लगे।
उनकी नजर अंतिम FPGA समस्या पर पड़ी, जो पाठ्यक्रम से कहीं आगे और बेहद कठिन थी। उन्हें लगा था कि कोई इसे हल नहीं कर सकता, लेकिन पेपर में सटीक तर्क और सटीक कोड भरा हुआ था। जितना ज्यादा शियाचिंग पढ़ते गए, उतना ही ज्यादा हैरान होते गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, तुम्हें FPGA और IP कोर की समझ है? लुओ याओ ने जवाब दिया, मैंने खुद से थोड़ा अध्ययन किया है। उसका लहजा एकदम सपाट था। उसने पूरे पेपर की गणना अपने दिमाग में ही कर ली थी। शियाचिंग के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी झलक रही थी। वे वापस मंच पर गए और पेपर की जांच करने लगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर जटिल हल तक। ऐसा लग रहा था जैसे छात्र ने उत्तर कुंजी ही याद कर ली हो। उसने हर एक गणना की जांच में आधा घंटा लगा दिया। हर जगह पुष्टि करने के बाद कि कहीं कोई गलती नहीं थी, शियाचिंग भीतर तक हिल गए। घंटी बज गई। शियाचिंग ने बाकी पेपर इकट्ठा किए और जल्दी से उनकी जांच पूरी कर ली। वे मंच पर खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा की कि केवल एक छात्र को पूर्ण अंक मिले हैं, लुओ याओ। कक्षा में हलचल मच गई। सभी ने लुओ याओ को पूरी हैरानी से घूरा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक फ्रेशमैन डेमन किंग की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप कर जाएगा। मुश्किल स्तर तो बस औसत था। तो फिर आप में से सिर्फ एक ही क्यों? शियाचिंग ने उसकी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने QI के पेपर में गलतियां पकड़ ली। जर्नल को ईमेल करने वाले भी तुम ही हो, है ना? लुओ याओ ने इसे स्वीकार किया, जिससे QI की बर्खास्तगी की पुष्टि हो गई। शियाचिंग ने इस मौके का फायदा उठाकर कक्षा को शैक्षणिक ईमानदारी के बारे में चेतावनी दी। तभी सभी को एहसास हुआ कि लुओ याओ ही वह रहस्यमय मुखबिर था। अब वे उसे जिज्ञासा से नहीं, बल्कि गहरे सम्मान की नजर से देखने लगे। गांव शियाचिंग ने परीक्षा पत्र के कठिन सवालों के लिए और भी बेहतर समाधान समझाया, जिसे तुम बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बार बार सिर हिला रहे थे। बाकी छात्र पूरी तरह से उलझन में थे। बाकी लोग बस ब्लैक बोर्ड को हैरानी से घूरते रह गए। शियाचिंग ने आधे महीने में सॉफ्टवेयर बनाने या डिजाइन जमा करने का होमवर्क दिया। जाते समय उसने वीचैट मांगा, पर तुमने साफ कह दिया कि तुम्हारे पास वीचैट नहीं है और तुम सिर्फ SMS के जरिए ही संपर्क करते हो, इसलिए मना कर दिया। शियाचिंग मजबूर होकर अपना फोन नंबर और ईमेल छोड़ गई और तुम्हें समझाया कि कोई भी समस्या हो तो कभी भी संपर्क करना। शियाचिंग के जाने के बाद वू तियानमिंग और वांग ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारी खूब तारीफ करने लगे। आगे बढ़ते हुए पढ़ाई में मिली उपलब्धियों की सराहना तुम्हारे आसपास के लोग करने लगे। दोनों कुछ बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से हल्की आवाज में किसी ने पूछा, क्या कोई मुझे यह सवाल समझा सकता है? पता चला कि यह तो पढ़ाई के प्रतिनिधि तांग डोंग और उसके साथ कुछ और लोग थे। असल में उसने जो कहा वह तो सामान्य ही था, बस किसी से एक मुश्किल सवाल हल करवाना चाहता था। लेकिन तांग डोंग के चेहरे के भाव ने सबको असहज कर दिया, जिससे वांग ये को भी कुछ ठीक नहीं लगा। स्कूल खत्म होने पर वांग ये कोई बहाना बनाकर मना करना ही चाहता था कि तुम ही पहले बोल पड़े। क्या यह इतना आसान है? सच बताओ, तुम्हें और कोई काम है क्या? तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधे मना कर दिया। तुम छोटे बच्चे, ये क्या रवैया है? क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? तांग डोंग गुस्से में आगे बढ़ा, एक कदम आगे आकर जैसे कुछ करने ही वाला था। अगर तांग डोंग को कोई सवाल पूछना है तो अच्छे से पूछो, हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तांग डोंग ने शिकायत करने की आवाज उठाई, लेकिन वांग ये ने बिना कोई देरी किए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें बस यही तरीका पता है। ये तांग डोंग का सवाल है, चाहो तो बाद में समझा दूंगा। तियानमिंग मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांत दिखा। पुलिस को जैसे दोनों के बीच की बहस दिखाई ही नहीं दी। तांग डोंग रुक गया। उसने वांग ये को देख हाथ वापस खींच लिया। सबके जाते ही वो तियानमिंग मुस्कुराया। वांग ये बुरा नहीं, पर बार बार हाथ बढ़ाना नाटक है। वांग ये मुड़कर तुम्हें देखने लगा। तुम वहाँ साफ साफ बोल रहे थे। जैसे ही वो तियानमिंग वहाँ आया, तांग डोंग ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे कुछ शब्दों ने तो उसे लगभग दिल का दौरा ही दिला दिया था। समस्या उसी के साथ है, मेरे साथ नहीं, लुओ याओ ने कहा। इसके बाद वो तियानमिंग ने समझाया कि तांग डोंग बहुत असुरक्षित महसूस करता है। स्टडी रिप को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता है और वह छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है। प्रोफेसर शेन ने उसे कभी सराहा नहीं, लेकिन तुम्हारे आते ही तुम्हारी तारीफ कर दी। तुम्हें तो शुरुआत में ही प्रोफेसर की आधिकारिक मान्यता भी मिल गई थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी झुंझलाहट छोटे छात्र पर निकालने की कोशिश की। लुओ याओ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपनी राय दी। लोग कहते हैं कि कॉलेज के छात्र भोले होते हैं, लेकिन यह ड्रामा देखने के बाद वह रुका और फिर जोड़ा, तुम लोग थोड़े बेहतर हो। वो तियानमिंग और वांग यी ने एक दूसरे की ओर देखा, पूरी तरह से निरुत्तर। जानते थे कि वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दोपहर का खाना हो गया है, चलो तीसरी कैंटीन चलते हैं। वहाँ का पास्ता और रोस्टेड चिकन बहुत अच्छा है, वांग यी ने सुझाव दिया। मैं नहीं जा रहा, लुओ याओ ने कहा। वो तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम फिर से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना छोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी सारी बातें याद हैं। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। वांग यी और वू तियानमिंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी सोच आम लोगों से इतनी अलग क्यों है। वह तो जैसे चलता फिरता चीट कोड था। तुम्हारे पास ये कैसे है और मेरे पास क्यों नहीं? वांग यी ने भूख और प्यास से कराहते हुए कहा। शिकायत मत करो,
इससे कुछ नहीं बदलेगा। रुको, क्या तुम्हारे माता पिता भी यहीं यूनिवर्सिटी टाउन में हैं? उन्होंने यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान खोली है। बस इतनी सी बात थी। दोनों रूममेट्स ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, वो लोग सच में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसा जीनियस बेटा पाला है। लुओ याओ ने कोई आपत्ति नहीं की और दोनों को अपने साथ ले गया। वे उसके माता पिता की नई खुली छोटी सी दुकान पर पहुंचे। याओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सन शियुलान ने उसे रसोई से देख लिया और जल्दी से अपने हाथ पहुंचे। अभी अभी क्लास खत्म हुई और ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं? सन शियुलान की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने उसके साथ और लोगों को देखा। ये पहली बार था जब वह अपने दोस्तों को घर लाया था। नमस्ते आंटी, हम उसके रूममेट और क्लासमेट हैं। मैं वू तियानमिंग हूँ और मैं वांग यी हूँ। वांग यी भी बहुत विनम्र था। सन शियुलान इन सभ्य लड़कों को देखकर बहुत खुश हुई। हम कल से दुकान खोल रहे हैं। हम अपने घर के तीखे व्यंजन परोसेंगे। इसी समय वांग यी के पेट में जोर से आवाज आई। सन शियुलान ने तुरंत उन्हें बैठाया और रसोई की ओर मुड़ गईं। वह अंदर गईं ताकि लुओ शिंगे के साथ मिलकर उनके लिए खाना बना सकें। लुओ याओ इस समय गहरी सोच में डूबा था और आईपी कोर एल्गोरिदम के बारे में विचार कर रहा था। उसने अपने आप ही सारी बाहरी आवाजों को अनसुना कर दिया था। वांग यी को लगा कि वह परेशान है, तो उसने वो तियानमिंग के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। दोनों धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास फुसफुसा रहे थे। तुम्हारे परिवार का यूनिवर्सिटी टाउन में बस पाना पूरी तरह तुम्हारी प्रतिभा की वजह से है। कुछ ही देर में लुओ याओ की बहन लुओ झू अंदर आई और सबका अभिवादन किया। खाना परोसा गया। मसालेदार उबला हुआ सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट महक रहा था और दोनों ने भरपेट खाया। सन शियुलान ने लुओ याओ को एक तरफ बुलाकर बात की। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम्हारे पापा और मैंने स्कूल से मिली वो 5 लाख की इनाम राशि को अभी तक छुआ भी नहीं है। अब उसे संभालना तुम्हारा काम है। परिवार को अब लाइव स्ट्रीम से भी आमदनी हो रही है। हम अब तक 60,000 युआन से ज्यादा कमा चुके हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी है। उसने प्यार से उसका सिर सहलाया। लुओ याओ अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कर रही है। उसका परिवार सिर्फ उसके पास रहने के लिए डोंगचांग आकर बस गया था। उसके माता पिता हमेशा बहुत किफायती रहे थे। हर एक पैसा घर के लिए बचाते थे। उसने उनके इस त्याग को हमेशा अपने दिल के करीब रखा। उसकी माँ ने पूछा कि क्या वह अपनी बहन लुओ जू को हर हफ्ते ट्यूशन दे सकता है और उसने तुरंत हामी भर दी। जाने से पहले सुन शियुलान ने एक बैंक कार्ड निकाला। उसने वह कार्ड जिसमें 5 लाख युआन थे उसके हाथ में थमा दिया। कार्ड मिलने के बाद लुओ याओ ने उसे यूं ही नहीं पड़ा रहने दिया। अधिकतर लोगों के लिए 5 लाख युआन शेयर बाजार में खेलने या फंड्स में निवेश शुरू करने के लिए काफी होते हैं। वे ऐसे शेयर ढूंढते जो बढ़ने वाले हों, लेकिन लुओ याओ इससे बेहतर बात समझता था। उसके दिमाग में मौजूद मुख्य तकनीक किसी भी शेयर से कहीं अधिक मूल्यवान थी। एक खुदरा निवेशक होना हाउस होने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसे अपनी संपत्ति बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका चाहिए था। उसने योजना बनाई कि वह इन 5 लाख युआन को बीज धन के रूप में इस्तेमाल करेगा। शाम 7 बजे हॉस्टल वापस जाने के बजाय वह सीधे लाइब्रेरी चला गया। शिया छिंग द्वारा दिया गया असाइनमेंट उसके लिए बच्चों का खेल था। यह ऐसा था जैसे किसी वास्तुकार से सिर्फ एक ईंट बनाने को कहा जाए। उसने होमवर्क के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं और अपना खुद का कोड लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन लाइब्रेरी के सार्वजनिक कंप्यूटर एक बुनियादी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी नहीं चला सकते थे। उनकी कमजोर प्रोसेसिंग पावर जटिल डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन या सर्किट लेआउट को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसे एक पेशेवर कार्यक्षेत्र की जरूरत है। डोंगलीगोंग एक शीर्ष स्तरीय शोध विश्वविद्यालय था और उसने जल्दी ही वह ढूंढ लिया जो उसे चाहिए था। स्कूल का अपना सुपर कंप्यूटिंग एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर था। लुओ याओ ने अपना फोन निकाला और शिया छिंग को मैसेज किया, प्रोफेसर शिया, मैं सुपर कंप्यूटर एक्सेस के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। शिया छिंग को पहले तो लगा कि यह कोई स्पैम मैसेज है, लेकिन जब उन्होंने सामग्री देखी तो वे हैरान और खुश हो गए। उस असाइनमेंट के लिए तो सुपर कंप्यूटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस अनुरोध ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या यह लड़का फिर से कोई सरप्राइज देने वाला है? शिया छिंग तो उसे अपनी रिसर्च टीम में शामिल करना ही चाहते थे। उन्होंने कुछ सेकंड तक झिझकने के बाद अपना पर्सनल लॉगिन और पासवर्ड वापस मैसेज कर दिया। तुम्हें हर महीने 300 घंटे मिल सकते हैं और हाँ, क्या तुम मेरी परियोजना में शामिल होना चाहोगे? हम जनरल पर्पस चिप्स और ईडीए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। लुओ याओ को पढ़ते ही अपना जवाब मिल गया था। शिया छिंग का शोध क्षेत्र अच्छा था, लेकिन यह बहुत सीमित था। यह पूरी चिप इंडस्ट्री को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। लुओ याओ एक पूरी ईडीए स्वीट विकसित करना चाहता था जो पूरी सप्लाई चेन में क्रांति ला सके। अभी शामिल होने का मतलब सिर्फ एक सम्मानित सहायक बनना होता। वह काम करने को तैयार था, लेकिन मामूली कामों के लिए नहीं। उसने मना कर दिया। शिया छिंग ने जवाब को घूरा और एक साथ हंसी और झुंझलाहट महसूस की। कई छात्र इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते थे, फिर भी उसे ठुकरा दिया गया। वह अनजान था कि लुओ याओ के लक्ष्य बड़े थे। इसी बीच शिया छिंग हुआवेई के साथ डील फाइनल कर रहा था।
चीन में लिथोग्राफी मशीनों को सारा ध्यान मिलता था, लेकिन ईडीए जो कि मुख्य आधारभूत उपकरण है उसे बहुत कम फंडिंग मिलती थी। ये लगभग पूरी तरह विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में था और घरेलू फाउंड्रीज को लाइसेंसिंग मुद्दों को लेकर विदेशी विक्रेताओं द्वारा लगातार दबाव में रखा जाता था। हुआवेई, जो इस श्रृंखला के अंत में था, ने महसूस किया कि एक पूरी टॉप टियर ईडीए स्वीट को खुद विकसित करना अब उनके अस्तित्व का सवाल बन गया है। वे फ्रेशमैन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास से 13 शीर्ष छात्रों की भर्ती करने की योजना बना रहे थे। चयन मानदंड हाल ही में हुए आईपी डिजाइन असाइनमेंट के परिणामों पर आधारित होंगे। इस खबर ने मेजर के 200 छात्रों को उन्माद में डाल दिया। हालांकि लुओयाओ पहले ही सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में था। शियाचिंग की पहले दी गई सलाहों ने उसे सिस्टम की तकनीक की कहीं गहरी समझ दे दी थी। यूआई डिजाइन, सर्किट टेम्पलेट्स, सिमुलेशन, वेरिफिकेशन, ये मॉड्यूल उसके दिमाग में एक परफेक्ट पजल की तरह आपस में जुड़ गए। रात 9:30 बजे वू तियानमिंग ने फोन कर पूछा कि वह कब वापस आ रहा है। लुओयाओ ने आखिरकार समय देखा और डॉर्म की ओर बढ़ गया, जहां वांग ये पहले से ही प्रोफेसर शिया के नए प्रोजेक्ट की भर्ती को लेकर उत्साहित था। वह उम्मीद कर रहा था कि लुओयाओ इस मौके को लेकर बेहद उत्साहित होगा। इसके बजाय लुओयाओ ने तो पलक भी नहीं झपकाई, कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोफेसर शिया ने तो मुझसे पहले ही इसका जिक्र कर दिया था, लुओयाओ ने सपाट स्वर में कहा। रुको, उन्होंने तुमसे खुद कहा? हमें तो सिर्फ ग्रुप चैट नोटिफिकेशन से पता चला। वू तियानमिंग हैरान रह गया। उसने तुरंत लुओयाओ से सारी जानकारी पूछनी शुरू कर दी। जब उससे शामिल होने के बारे में पूछा गया तो लुओयाओ ने बस कंधे उचका दिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। वे हैरान रह गए। एक महान प्रोफेसर के निजी निमंत्रण को ठुकराना, यह तो अकल्पनीय था। वांग ये ने आगे बढ़कर लुओयाओ का माथा छुआ, यह देखने के लिए कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। मुझे लगा तुम बस नींद में बड़बड़ा रहे हो। क्या तुम सच में गंभीर हो? लुओयाओ ने बिना किसी भाव के समझाया। मैं अभी जो कर रहा हूँ वह उस प्रोजेक्ट से ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए उससे दूर रहना ही तर्कसंगत विकल्प है। वू तियानमिंग को डर था कि लुओयाओ मुसीबत में न पड़ी जाए। उसने उसे प्रोफेसर शिया के सामने संभल कर बोलने को कहा। उसने समझाया, जैसे माँ ने मेहनत से खाना बनाया हो और तुम उसे बेकार कह दो, उन्हें बुरा लगेगा। लुओयाओ ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, मैं उसके सामने ये बात नहीं कहूंगा। वैसे भी मुझे इस आईपी कोर असाइनमेंट की कुछ समझ नहीं आ रही। वांग ये ने कबूल किया। क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो प्लीज? लुओयाओ ने अपनी घड़ी देखी। रात के 9:30 बजे थे। 10:30 बजे लाइट्स बंद हो जाएंगी। समय तेजी से बीत रहा था। साफ सफाई के लिए 10 मिनट हैं, तो तुम्हारे पास 30 मिनट बचे हैं, अभी या कभी नहीं। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप उठा ली। लुओयाओ ने समझाना शुरू किया। एक आईपी कोर मूल रूप से एक पहले से सत्यापित लॉजिक ब्लॉक होता है। आप इसे किसी भी सर्किट सिस्टम में एक मॉड्यूलर कंपोनेंट की तरह जोड़ सकते हैं। वांग ये ने इसकी तुलना आलू से की, जो बहुपयोगी होता है और हर चीज के साथ जाता है। लुओयाओ को यह तुलना अजीब लगी, लेकिन वह मानना पड़ा कि यह काम कर गई। उसने आर्किटेक्चर डिजाइन की ओर बढ़ना शुरू किया, जो इस प्रोजेक्ट का असली मुख्य हिस्सा था। उसने फाइनाइट स्टेट मशीनों और डेटा फ्लो के महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया। रियल टाइम अधिग्रहण ही कुंजी है। उसने कीबोर्ड अपने हाथ में ले लिया ताकि डेमो दिखा सके। उसने कोड लिखना शुरू कर दिया। वू तियानमिंग और वांग ये स्क्रीन पर कोड भरता देख रहे थे। उनकी समझदारी जैसे पिघल रही थी। आखिरकार उन्हें यह मानना पड़ा, उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थीं। लुओयाओ ने इसमें कोई मिठास नहीं घोली। इसमें खराब होना न जानने के बराबर ही है। चोट खाकर उन्होंने कसम खाई कि वे इसकी भरपाई करेंगे। लुओयाओ ने उनकी किताबों में जरूरी चैप्टर मार्क कर दिए। शर्मिंदा और जोश में आकर दोनों ने पूरी रात टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई की। वे कोड को समझने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। अगली सुबह जब लुओयाओ जागे तो दोनों अपनी डेस्क पर बेहोश पड़े थे। उसने सिर हिलाया और सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की ओर बढ़ गया। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। उन्हें 30 मिनट पढ़ाना, फिर क्लास या सेंटर जाना, एक पूरा ईडीए सूट बनाना भारी मात्रा में कोडिंग की मांग करता था। शुक्र है सिस्टम उसके साथ था। वह घंटों तक कोड लिख सकता था, लेकिन फिर भी इतनी कम समय सीमा में इतनी बड़ी मात्रा में काम पूरा करना लगभग असंभव था। उसने सिस्टम शॉप में 5 पॉइंट खर्च कर एक बार के लिए ऑटो प्रोग्रामिंग टैलेंट का बूस्ट लेने का फैसला किया। एक बार जब फ्रेमवर्क तैयार हो गया तो यह टैलेंट बाकी सब कुछ सेकंडों में जनरेट कर सकता था। 3 दिनों की हाई स्पीड आउटपुट के बाद वह 90% काम पूरा कर चुका था। आखिरकार पूरा ईडीए सॉफ्टवेयर सूट तैयार हो गया। अंतिम परीक्षण के बाद उसने कोड को पैकेज किया और हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया। प्रोफेसर शिया वापस आ रहे थे। अब चाल यह थी कि ड्राइव को सुरक्षित रूप से उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। अगर वह इसे होमवर्क के साथ ही जमा कर देता तो यह भीड़ में खो सकता था या चोरी हो सकता था। उसे इसे खुद जाकर देना था। यह शियाचिंग को ही देना था और वह भी व्यक्तिगत रूप से।
शिया छिंग के हुआजी से गहरे संबंध थे। सॉफ्टवेयर हुआजी के पास जाए या सरकार के पास फर्क नहीं पड़ता था, बस चैनल सुरक्षित होना चाहिए था। इसे वहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था जहां यह सच में फर्क ला सके। अगले दिन शिया छिंग के लौटते ही लुओ याओ ने मैसेज कर नतीजे दिखाने की बात कही। शिया छिंग ने इसे साधारण असाइनमेंट समझकर क्लास के साथ जमा करने को कहा। लू याओ ने जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण है और इसे निजी तौर पर देखना जरूरी है। शिया छिंग ये जानते हुए कि प्रतिभाशाली लोग कितने जिद्दी हो सकते हैं, मान गए। लुओ याओ ड्राइव लेकर निकल गए, जबकि उनके रूममेट्स होमवर्क में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता भी नहीं चला। वह शिया छिंग के निजी ऑफिस में गए और तुरंत हार्ड ड्राइव सौंप दी। असाइनमेंट इसमें है। शिया छिंग उलझन में पड़ गए। एक साधारण असाइनमेंट के लिए इतनी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं थी। लुओ याओ बस सिर हिलाकर रह गए। शिया छिंग ने ड्राइव खोली और उसमें एक इंस्टॉलेशन फाइल देखी जिसका नाम था LVMX। वह हैरान रह गए। क्या तुम्हारे पास वर्चुअल सिस्टम है? क्या इसे इंस्टॉल करना जरूरी है? शिया छिंग ने निर्देशों का पालन किया और इंस्टॉलर चलाया। जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरा हुआ, स्क्रीन पर एक चिकना न्यूनतम आइकन दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर किया, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सिमुलेशन टूल्स, लेआउट डिजाइन, पावर एनालिसिस, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइमिंग एनालिसिस, सब कुछ उसमें था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक पूरी तरह से पेशेवर स्तर की EDA स्वीट थी। उसने झटके से सिर घुमाया और लू याओ की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? यह एक पूरा सॉफ्टवेयर स्वीट है जिसे मैंने विकसित किया है, लुओ याओ ने शांत स्वर में कहा। सारा काम सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में किया गया था। लॉग्स इसका प्रमाण दे सकते हैं। जब उसने विकास की गति के बारे में सोचा तो शिया छिंग के लिए यह समझना मुश्किल था। यह असंभव है। EDA विकास सिर्फ कोडिंग नहीं है, इसके लिए भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम डेटा सपोर्ट की जरूरत होती है। अभी हमारे देश में केवल कुछ कम स्तरीय टूल्स ही हैं। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक छात्र ने पूरी स्वीट बना ली है। उसे तो यहां तक शक हुआ कि यह बस किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर का नया रूप या एक खाली ढांचा है। प्रोफेसर शिया, आपने विदेशी प्रमुख EDA टूल्स इस्तेमाल किए हैं। आप इसे टेस्ट करेंगे तो तुरंत जान जाएंगे कि यह सिर्फ नया रूप है या कुछ और। शिया छिंग ने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक जटिल सर्किट डायग्राम खोला जिसमें पहले से ज्ञात त्रुटियां थीं। सॉफ्टवेयर ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने हर गलती को सटीक लाल रेखाओं से चिन्हित कर दिया। प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी और तर्क बिल्कुल त्रुटिहीन था। उसने सिमुलेशन फंक्शंस चलाए। सिस्टम बेहद स्मूथ था, कोई लैग नहीं था और परिणाम उससे कहीं अधिक सटीक थे जितना उसने कभी देखा था। ये कोई सस्ता नकल या नया रूप दिया गया खोल नहीं था। शिया छिंग के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसने ऊपर देखा, उसकी आवाज गंभीर थी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने इसे पूरी तरह से खुद ही विकसित किया है? लुओ याओ के शांत उदासीन चेहरे को देखकर शिया छिंग खुद को और रोक नहीं पाया। उसने वहीं पर अपना फोन उठाया और हुआजी के मिस्टर मिंग का नंबर डायल किया। मिस्टर मिंग, मैं लैब 01 के EDA विभाग से शिया छिंग बोल रहा हूँ। क्या आपके पास एक पल है? मेरे पास यहाँ एक खोज है जो सब कुछ बदल देगी।